ओम जी, आप सभी का ऑनलाइन योग कक्षा में स्वागत है। डॉक्टर दिनेश विश्वास जी जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काया बंधु के नाम से बरेली में कार्य करते हैं। डॉक्टर विश्वास जी ने मेडिकल की पढ़ाई वाराणसी, अन्नामलाई, दिल्ली तथा फिलीपींस से की हुई है। आप हमारी ऑनलाइन क्लास में पहले भी अपना व्याख्यान दे चुके हैं 2-3 बार, और वात पित्त कफ पर तो इनका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा था। और आज इनका विषय है वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां एवं उसका आयुर्वेदिक उपचार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अ, धन्यवाद सर। सभी को सुप्रभात। आप लोगों ने फिर से मौका दिया अपने मंच पे बोलने का। और आज का जो विषय है इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये दिन बे दिन बढ़ता जाएगा और इसमें कोई कंट्रोल नहीं है हम लोग का। क्योंकि जिनके हाथ में कंट्रोल है वो लोग कुछ करना नहीं चाह रहे। आप देखिए, आज से 50 साल पहले साइकिल ज्यादा दिखते थे और उसके 25 साल के बाद बाइक ज्यादा दिखती थी। आज बाइक साइकिल से ज्यादा कार दिखती है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि कार ही रहेंगी। साइकिल तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया है। तो अगर हम अपनी जो बौद्धिक स्तर को बढ़ाएंगे नहीं, हमें लगता है कि हम लोग अगर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम बहुत उत्थान हो रहा है हमारा। लेकिन कहीं नहीं, उत्थान नहीं हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है। अ, खाली वायु ही नहीं, जो पांचों तत्व हैं वो इस समय कलुषित हो चुके हैं, इस समय पॉल्यूटेड हो चुके हैं। आप देखिए, हर तत्व इस समय नुकसान पहुंचा रहा है, परेशानी दे रहा है। जल तत्व ऐसे ऐसे सुनामी आ रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ही ले जा रहा है समुद्री तट से। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है इस समय कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। और टॉलरेट ना करने की वजह से जो एसी बढ़ रहा है इतना ज्यादा, उससे फिर से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो हर चीज जो साधन है हमारे, जो कि हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे पांचों तत्वों को, और उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर का भी निर्माण होता है। आज आप देखिए, पहले जो बीमारी हुआ करती थी वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हुआ करती थी। अगर आज से मैं 30, जो मेरी उम्र है 38 साल पहले की मैं बात करूं, तो पहले बिरले ही सुनाई देता था कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी को डायबिटीज हो गया, कि किसी के गुर्दे फेल हो गए। आज सैचुरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हेल्थ के सेक्टर में बढ़ रहे हैं या डिजीज के सेक्टर में बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि हॉस्पिटल्स खुलते चले जा रहे हैं तो हमें हेल्थ के सेक्टर में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डिजीज के सेक्टर में प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं और डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, और उसमें काफी हद तक अगर मैं बात करूं, जो एयर पोल्यूशन है उसका सबसे बड़ा हाथ रहता है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, चाहे वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा यूरोजेनेटल सिस्टम हो, जितनी भी बीमारी हो सकती है उसमें अगर आप देखेंगे विकिपीडिया या कोई भी गूगल पे भी अगर आप कर लोगे, तो एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ऑल द डिजीज। तो मैं क्या एक बीमारी के बारे में बात करूं, अगर अगर आप किसी भी आम इंसान से पूछोगे कि वायु के प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेगा, फेफड़े की बीमारी और सांस के नली की बीमारी। लेकिन ये उसकी समझ है जो वो बात बोल रहा है, लेकिन मेडिकल हम लोग एज अ प्रैक्टिशनर हम लोग जानते हैं कि हर एक बीमारी का कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजन एयर पोल्यूशन होता है। अगर मुझे आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो भी उसका कारण एयर पोल्यूशन है। अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं तो उसका भी कारण एयर पोल्यूशन है। अगर मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, उसका भी कारण कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन होता है। कैसे? जो हम जितना भी पॉल्यूशन है, जो वो गैसेस फॉर्म में है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, एंड व्हेन वी इनहेल द एयर, तो वो हमारे नासिका से होते हुए, हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है। और वहां पे लंग्स में जो सबसे छोटी इकाई होती है
जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। उस गैसियस एक्सचेंज के समय ऑक्सीजन के साथ-साथ जो ट्रेस हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, जिसके लिए हम लोग फिर डॉक्टर्स हमें लिख देते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन डी खाओ। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनमें वो पोटेंशियल है कि वो उन डस्ट जो आई, जो हमारे अनवांटेड जो गैस जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो डॉ- हम ये नहीं सोचते, क्यों नहीं हम अपने वातावरण को सही बनाएं कि ये सब दवाइयां लेने की जरूरत ना पड़े, हमें ये सब बीमारियां ना हो। अगर आज एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है फीमेल्स में, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं कारण देखा गया है कि एयर पोल्यूशन ही है। तो ऐसे नाना प्रकार की बीमारी भी, राइट फ्रॉम छींक से लेकर के कैंसर तक की बीमारी हो सकती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो बीमारियों की तो लिस्ट फेरिस्त बहुत लंबी है, उसको अगर हम लेके बैठेंगे तो शायद ये क्लास का समय पूरा हो जाएगा और हमारी लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट क्या आप हो सकता है, क्योंकि ये तो दिन ब दिन बढ़ना ही है। दिन ब दिन एसी बढ़ना है, दिन ब दिन रेफ्रिजरेटर्स का यूज बढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत एक जहरीली गैस निकलती है, फ्रियोन जिसे बोलते हैं। और वो फ्रियोन हमारे, मतलब सोचिए आप, वो हम शरीर, हम जो मनुष्य हैं वो इस धरातल पे हैं, लेकिन वो जो आस हमसे लाखों किलोमीटर दूर जो ओजोन की परत है, उस तक को क्या करता है, डिप्लीट करता है। तो सोचिए कितनी खतरनाक गैस होगी। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल करके देख सकते हैं, जो विंडो एसी होते हैं, आप उसके जहाँ पे वो लगा होता है उसके पास जाके खड़े होइए, आप बहुत देर खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां से वो गैस एलिमिनेट हो रही होती है। इसी तरीके से जो गाड़ियां हैं, व्हीकल, मोटर व्हीकल्स है हमारी, वो इतने ज्यादा प्रदूषण क्रिएट कर रही है। अच्छी चीज ये है कि हम हमेशा निगेटिव की तरफ बात करते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ भी बात कर लें। अच्छी चीज ये है कि हमारे समाज में अब इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल बहुत ज्यादा देखने में मिल रही हैं, और लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, क्योंकि देखिए हर किसी को पता है हम अपने आने वाले भविष्य को क्या दे के जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट भी जानती है और वो स्टेप्स भी ले रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वो जिम्मेदारियों को हमें निभाना चाहिए कि हम अपने टाइम टू टाइम अपने मोटर व्हीकल जो हमारी है उसको हम चेक करते रहें कि वो बहुत ज्यादा इस तरीके का प्रदूषण तो नहीं क्रिएट कर रही है, बहुत ज्यादा धुआं तो नहीं फेंक रही है हमारी गाड़ी। तो ये सारी चीजें, कम से कम एसी का यूज करें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, क्योंकि प्लांटेशन करके ही हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज एक डेवलपमेंट के नाम पे आप देखिए 6 लेन 8 लेन रोड कर रहे हैं, और एक पेड़ जो जिसकी जो उम्र है वो लगभग 100 साल से ऊपर, 200 साल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना साल पुराना वो पेड़ होगा, और उसको हम काट दे रहे हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं कर रहे हैं। आज अगर मैं एक पेड़ लगा भी दूं, तो वो 200-300 साल बाद बड़ा, उतना बड़ा होगा जितना बड़ा पेड़ मैं काट रहा हूँ। तो कितना बड़ा हम एक तरीके से हम अपने वातावरण के संग ये नाइंसाफी कर रहे हैं। अब बीइंग आज का जो टॉपिक है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है कि हम खाली प्रदूषण के बारे में बात करते रहे, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सभी आपने बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, और हर चीज वो जानते होंगे जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस पे ना जाते हुए, बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, हम क्या कर सकते हैं, हम इस शरीर के लिए क्या कर सकते हैं कि जो प्रदूषण हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आवर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ पोल्यूशन। तो हम इसके लिए सबसे बैरियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो बैरियर, कि मैं मास्क, अभी आपने देखा कोरोना के टाइम पे सभी लोगों ने मास्क लगाए। इट्स अ बेटर एक तरीका है कि हम उस पॉल्यूशन से बच सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो पॉल्यूशन का जो हार्मफुल उसमें जो गैसेस सब्सटेंस है वो एयर में मौजूद है, और एयर को इनहेल हमें करना ही करना है। तो नाक जो है हमारी, नासिका जो है, नासिका द्वार जो है, वो पहला स्टेप होता है जहां से हमारा जितना भी हम इनहेल करते हैं। तो इट्स बेटर कि हम मास्क पहने, सबसे पहली चीज। दूसरा, मास्क भी एक हद तक ही हमारे पॉल्यूशन को रोक सकता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इतने, कुछ गैसेस सब्सटेंस इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो उससे भी पास आउट हो जाते हैं, और हमेशा हम लगा के भी नहीं रख सकते। जो सबसे पहला जो सिद्धांत है
आयुर्वेद में, वो है नस्य। नस्य का क्या मतलब होता है? यू हैव टू पोर 2 to 4 ड्रॉप्स। अगर शुद्ध गाय का घी मिले आपको तो वो कर सकते हैं। शुद्ध स- तिल का तेल या फिर सरसों का तेल मिले तो वो कर सकते हैं। नहीं तो हम मार्केट में जो आयुर्वेदिक कन्वेंशनल नस्य ऑयल्स हैं, लाइक अणु तेल, बहुत सौम्य है, क्योंकि कुछ होते हैं तीक्ष्ण होते हैं, वो बहुत ज्यादा लगते हैं, लाइक षडबिंदु तेल, तो वो यूज नहीं करना है आपको। आपको अणु तेल यूज कर सकते हैं, और अगर कहीं शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो वो यूज कर सकते हैं। अब इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, क्यों हम नस्य के लिए प्रमोट करते हैं लोगों को? नशे से क्या होता है कि जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हो, तो वो आपके नॉस्ट्रल में आके अटक जाता है। क्योंकि जब आप एयर इनहेल करिए आपने, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, कम से कम उससे आपका बचाव हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, डस्ट हम लेते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं, और एक समय आप देखते हैं कि आप सीओपीडी के शिकार हो जाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्योंकि जो डस्ट है वो आपकी एयर कैपिलरीज में जाती हैं, और उसको फिर चोक करती हैं। और कोई भी, जब हमारा एल्वेलाई है या फिर आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, वो क्लियर होंगे तभी सांस अंदर अच्छे से जाएगी और बाहर निकलेगी। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो हिंड्रेंस होता है, और वही फिर एक अस्थमा का रूप भी ले सकता है आगे जाके, और सीओपीडी का रूप भी ले सकता है। तो वो चीज क्लियर रहे, उसके लिए बेटर ये है कि कोई स्टिकी सब्सटेंस, अब घी भी क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, तेल थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो जैसे ही वो एयर हमारे नोस्ट्रल से होके जाएगी तो वो डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेगा, अधेयर कर लेगा, अपने में चिपका लेगा। और रोज जब आप नेजल क्लीनिंग करते ही हो सुबह, तो वो डस्ट आपके नाक से बाहर निकल जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर ये एक हमारा प्रोसेस है नस्य, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गंडूश। गंडूश क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स अगर हम आम भाषा में समझें तो ऑयल पुलिंग, यानी कि मुंह में कुछ ऑयल, ऑयल आपका तिल का तेल भी हो सकता है और आपका कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, उसको अपने मुंह में थोड़ा सा धारण किया। तो मतलब मुंह में लेकर के रखना है थोड़ी देर, 4 to 5 मिनट्स अगर आप कर सको तो बेटर है। तेल है तो अंदर भी चला जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं है। और उसके बाद थोड़ा-सा उसी तेल से अपने गरारे कर, इससे क्या होगा, कोसा है अंदर की, वो मुकोसा स्ट्रांग हो जाएगी, और ये भी वही काम करेगी जो मैंने आपको किया। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम लोग जो चीज़ नाक से लेते हैं, एयर को इन्हेल करते हैं नाक से, कई लोग की आदत होती है मुँह से इन्हेल करने की, या फिर बात करते-करते भी हम मुँह से इन्हेल कर लेते हैं। तो अगर हम ऑयल पुलिंग करें और जिसको हम लोग गंडूश बोलते हैं, और कवल करें, कवल मतलब गरारे, अगर ये थोड़ा-सा हम करते हैं तो क्या होगा, हमारी जितनी भी म्यूकोसा है, जिसको हम लोग ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, एक होता है नेज़ोफेरिंक्स, नाक गले में जाके अटैच होती है, इससे नेज़ोफेरिंक्स, उसके बाद ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स के बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद सांस की नलियाँ आती हैं। तो अगर हम ये ऑयल पुलिंग, गवल कवल और गंडूश करते हैं, तो हमारी जो म्यूकोसा है अंदर की ओरोफेरिंक्स की, वो स्ट्रांग हो जाती है, और वो भी क्या काम करती है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होगा, गैसेस पार्टिकल्स होगा, अनवांटेड आपके डस्ट पार्टिकल है, उसको एडहेर कर लेगी, वहां पे रोक लेगी। और रोज आप ये चीज करोगे तो अगले दिन का जो जितने भी स्टिक करता है वो आप स्प्लिट करके बाहर निकाल सकते हो। दीज टू मेथड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको करने से हमारे जो पहला चीज है कि डस्ट हमारे बॉडी लंग्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, उससे हम बच सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो आप लोग डेली करते हो, मैं देख रहा हूँ अभी भी आप सभी लोग कर रहे हो, डेट इज प्राणायाम। प्राणायाम बहुत अच्छी टेक्निक है। ये हमारे पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है उसको एक तरीके से मैं कहता हूँ बूस्ट कर देता है, इम्यूनिफाइड कर देता है, कि वो किसी भी तरीके के जो श्वास श्वास से रिलेटेड जितनी भी व्याधियां हैं उसको ठीक कर देता है। बेसिकली प्राणायाम आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग रोज योग साधना करते हो और प्राणायाम करते हो, लेकिन मैं एक नटशेल में बताना चाहता हूँ। अच्छा, गंडूश, वही मुंह में हमें ऑयल पुलिंग करनी है, इसमें हम 2-3 ऑयल यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हो। अगर आपको तिल का तेल मिल जाए कहीं पे प्योर, या फिर कोकोनट ऑयल मिल जाए, या अगर ये दोनों नहीं मिलते प्योर, तो आप किसी भी अच्छे कंपनी का, जैसे कोट्टकल है, आयुर्वेदशाला है, इसका क्षीर वाला तेल ले सकते हैं। क्षीर वाला तेल वो बहुत अच्छा है, आपका पूरा
जितना भी मसूड़े हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपका ओरोफेरिंक्स है उसकी म्यूकोसा को भी स्ट्रॉन्ग बना देगा, तो चीर वाला तेल। नेक्स्ट आता है प्राणायाम में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक जो अ, हमारा पैटर्न है, उस पैटर्न पे अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। जैसे आप लोग जो श्वास लेते हो उसको पूरक बोलते हैं, जिसको रोकते हैं उसको कुंभक और फिर जो छोड़ते हैं वो रेचक। तो ये जो है ये इसका जो रेशियो होना चाहिए 1:2:4 होना चाहिए। तो इस रेशियो में आप करते हो तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और जिनको थोड़ा-सा कंसंट्रेशन और फ़ोकस करना या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो लोग चंद्र नाड़ी को साधें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो बाकी तो ये सब आप जानते ही हो, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को। तो चंद्र नाड़ी को अगर आप लोग साधते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट इज़ स्वेदन कर सकते हो। स्वेदन क्या है कि आपने कोई भी यूकेलिप्टस का ऑयल ले लिया या कुछ नहीं मिला तो नीम का ऑयल डाल दिया या फिर तुलसी का ऑयल डाल दिया पानी में और उसको बॉयल किया या फिर बॉयल करने के बाद जब उसमें से भाप निकलने लगे, तब ये ऑयल्स आपने डाल करके और अच्छे से तौलिए से ढक के और नाक और मुँह से इन्हेल किया। इन्हेलेशन से क्या होता है कि बहुत सारे जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। साथ में जितना भी आपका नाक और गले में जो डस्ट पार्टिकल है वो अधेर हुआ, वो भी लिक्विफ़ाई हो जाता है। तो उसको आप छिनक के निकाल सकते हैं, खखार के निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है, जो आप कर सकते हो और डे टू डे लाइफ़ में ये करना चाहिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये जो द्वार है, गला और नाक, ये ही हमारा द्वार है, यहीं से सारे डस्ट जाते हैं। हाँ, जी, हाँ जी, जी। हाँ, चंद्रभेदी। इसको करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसको करने से क्या होगा स्टीम लेने से क्या होगा कि जितना भी क्योंकि ये डेली प्रोसेस है, आप ये मत सोचिए कि 1 दिन करना है। इसको आपके दिनचर्या में शामिल कीजिए और डेली करना है क्योंकि यहीं से एयर पॉल्यूशन अंदर जाता है और हमारे हर एक सिस्टम को खराब करता है। तो हर सिस्टम को बचाने के लिए यही सारी टेक्निक्स हमको करनी है। अब नेक्स्ट इस इवन इन विंटर्स अच्छा हाँ, देखिए मैं इस बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया है। विंटर्स में आपको जिनको कफ थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, हर किसी को अपनी प्रकृति के बारे में पता ही लग जाता है लाइक जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या फिर जिनको दर्द रहता है ज़्यादा या फिर ज बहुत फ़ास्ट काम करते हैं, वो वात प्रकृति के हैं, ठीक है? और पित्त जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पसीना ज़्यादा आता है और थोड़ा-सा जलन ज़्यादा रहती है शरीर में, वो पित्त प्रकृति के हैं। और जिनको खाँसी-जुकाम जल्दी-जल्दी हो रहा है या शरीर भारी है या वज़न ज़्यादा है, वो कफ प्रकृति के हैं। तो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग है, जो चंद्र-भेदी बताया गया, तो वो उनको कम करना है, जो कफ प्रकृति के हैं, ठीक है? और जो लोग वात और पित्त पित्त प्रकृति वाले को लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हीं लोगों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है और एंग्ज़ायटी भी ज़्यादा रहती है और वात प्रकृति वाले भी मध्यम रूप में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कि और क्या-क्या करना चाहिए हमें एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए। देखिए, आप सभी जानते हो कि एयर पॉल्यूशन में जब जाते हैं कहीं पे भी, तो हम एक्सपोज़ होते हैं एनवायरनमेंट के। तो अगर हम इन्हेलेशन करके भी उसको ले रहे हैं, दूसरा हमारी स्किन एक्सपोज़ रहती है एनवायरनमेंट में। तो स्किन में कहीं न कहीं वो जो पॉल्यूशन है, वो एडहेर करता है। तो अगर हम रोज़ स्नान करें, स्नान किससे करना है? बहुत इम्पोर्टेंट तुलसी के पत्ते का पानी से और नीम के पत्ते के पानी से। ये 2 में बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पानी को बॉयल कीजिए नीम के पत्तों के संग और थोड़ी-सी 1, 2, 3 पत्ती आप तुलसी के पत्ते की डाल दीजिए और वो पानी बहुत अच्छा हो जाता है और आपके सारे स्किन के जो जितने भी वहाँ पे एडहेर हुए होंगे पॉल्यूशन, उसको क्लियर कर देगा। हम लोग सोचते हैं कि साबुन से नहाने से बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अभी जो साबुन का जो एक रिसर्च आ रहा है, तो साबुन यूज़ करने से हमारी जो स्किन होती है, वो बेसिकली एल्कलाइन नेचर की होती है और साबुन यूज़ करने से वो एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पीएच डिफरेंस होने की वजह से स्किन का डिसऑर्डर आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, आज से पहले इतना फंगल इन्फेक्शन नहीं होता था। आज आप जिसे सुनिए, उसे फंगल इन्फेक्शन हो गया है और वो इच करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि साबुन से क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो जब भी आपको स्नान करना है तो
आप नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते डाल करके उसका पानी बॉयल करके, और कभी भी आपको जब क्लींजिंग करनी है, तो आप उपटम बना के क्लींजिंग कीजिए। उसमें बेसन और आपका पिंडोल एक मिट्टी आती है, तुलसी को बॉयल करने से पाप लगता है। देखिए मैम, ये जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, पाप और पुण्य हमारे कर्मों को, और ये जितने भी अ, वनस्पति हैं, ये सब हम लोग के लिए वरदान है। हम कैसे इसको यूज करते हैं, तुलसी का प्रयोग तो हम लोग बहुत करते हैं। कई लोगों ने चाय बनाई हुई कि तुलसी को, तो शायद ये एक माइथोलॉजी हो सकती है, लेकिन माइथोलॉजीज होती हैं। जो भी पाप और पुण्य लगता है ना, वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, और जब भी आप किसी भी वनस्पति को तोड़िए, तो उससे क्षमा जरूर मांगिए, और क्षमा याचना करके, और यही बोलिएगा कि आप का प्रयोग मैं किसी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए कर रहा हूँ, तो आप किसी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए प्रयोग होने वाले हैं। तो उससे क्षमा याचना करके कीजिए, और तब आप उसके पत्तों को तोड़िए, तो आपको, मेरे को लगता है कि आपको पाप नहीं लगेगा। बाकी तो माइथोलॉजीज हैं। तो हम लोग आते हैं कि किस तरीके से हम स्किन पे एक पेस्ट बना करके, वो पेस्ट बहुत अच्छा बन सकता है, आप लोग यूज करिए। और हम लोग भी अपने स्किन के पेशेंट्स को बताते हैं। उसमें आप बेसन लीजिए, और थोड़ा-सा चंदन पाउडर डालिए, और एक पिंडोल की मिट्टी आती है, वो आपको गट्टू मल के यहाँ मिल जाएगी। उसको आप पेस्ट बनाइए, बहुत अच्छा-सा पेस्ट बन जाता है, और उसको जस्ट यूज़ कीजिए। उसमें आप थोड़ा-सा गुलाब जल मिला सकते हैं, और आप थोड़ी देर लगा के रखिए, 2 से 3 मिनट, उसको फिर क्लीन कर दीजिए। तो आप देखेंगे स्किन की आपकी पीएच भी मेंटेन रहेगी, और स्किन का लस्टर भी बढ़ेगा। तो ट्राई टू अवॉइड जिनको स्किन का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल, मतलब इम्पोर्टेंट रीज़न है स्किन डिज़ीज़ का। तो स्किन डिज़ीज़ को हम लोग ठीक करना चाहते हैं सोप से, तो वो उससे और परेशानी बढ़ती रहती है। आप जिनको भी ये स्किन का प्रॉब्लम रहता है, आप देखिए, वो जब तक मेडिसिन करते हैं तब तक ठीक रहते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये बेटर वे है कि आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट, काढ़ा। हमने कोरोना टाइम पे भी देखा कि बहुत अ, हम लोगों ने घर में बैठ के काढ़ा बना-बना के पिया, जिससे कि कोरोना के वायरस तक अ, द न उसका प्रभाव कम हो गया। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें क्या-क्या डाला था हम लोगों ने। दालचीनी, तुलसी और लौंग, और आप थोड़ा-सा धनिया भी मिला सकते हैं उसमें। धनिया के जो बीज आते हैं वो, तो एक बहुत अच्छा काढ़ा बन जाता है। और साथ में आप उसमें आप चाहें तो गुड़ मिलाइए चीनी की जगह, क्योंकि बहुत लोग चीनी मिला लेते हैं, जो चीनी मिलाने से उसका जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो ये हम लोग नित्य अगर आप लेते हैं इस तरीके का काढ़ा बना करके, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। नेक्स्ट, एक हर एक हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, जिसमें ये पूरी ताकत होती है कि वो एयर पॉल्यूशन के प्रभाव को खत्म कर सकता है, जिसको हम लोग त्रिफला बोलते हैं। आप लोग सभी लोग फ़ैमिलियर होंगे त्रिफला से। और त्रिफला 1 चम्मच आप रात में गुनगुने पानी के संग नित्य लीजिए, तो जो एयर पॉल्यूशन से होने वाले शरीर में सिस्टमिक प्रभाव हैं, कि वो हमारे आँखों पे जो असर डाल रहा है, बालों पे असर डाल रहा है, स्किन पे असर डाल रहा है, हमारे यूरोजेनिटल सिस्टम पे असर डाल रहा है, तो उसको निष्प्रभाव कर सकता है। और यही एक ऐसी औषधीय रसायन है त्रिफला, जो आप जीवन पर्यंत ले सकते हैं। इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आएगा आपको। जैसे कई लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक दवाओं का भी दुष्प्रभाव होता है, तो मैं कहता हूँ त्रिफला रसायन है। रस का मतलब जो रस का अयन करता है, जो आप खाते हो, जो उसको सही से पचाएगा, आपकी जठराग्नि को ठीक करेगा, तो आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उत्तरोत्तर जो धातुएँ हैं, उनको वो अ, संवर्धन अच्छे से करता है। तो हाँ, हाँ, गुनगुने पानी के संग लीजिए आप। और कई लोग को गुनगुने पानी में लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा कसैला होता है। तो ये आप इसको क्या कीजिए, 1 चम्मच आपने त्रिफला लिया, और थोड़ा-सा गुड़ लिया, और एक लड्डू टाइप का बना लिया, और इसको फिर आप खाने में आपको अच्छा भी लगेगा। उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लीजिए। क्योंकि कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कसैला लगता है, मुँह कसैला हो जाता है, फिर रात में नींद कैसे आएगी? तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, अच्छा, आप गुड़ के संग इसको एक लड्डू बना लीजिए, और उसके बाद आके, और उसके ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। तो ये कुछ मैंने तरीका, और लास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट, हर्बल आप टी बना सकते हो। हर्बल टी में कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जो आप घर पे बना के रख सकते हो। उसमें एक तो आप सौंफ मिला सकते हैं, ठीक है? उसको हम लोग फेनल सीड बोलते हैं। दूसरा, आप जीरा मिला सकते हैं, धनिया मिला सकते हैं, और शुंठी, ये मिला के रख लीजिए, और इसको एक पाउडर बना के रख लीजिए।
मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, सौंफ, धनिया, जीरा और लास्ट आपका सौंठ, ये 4 चीज़ आप मिला के रख लीजिए। चाय पत्ती की जगह आप ये मिलाइए, और चीनी अवॉइड कीजिए, गुड़। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, कई लोग लिख रहे हैं, सौंफ, जीरा, धनिया और अदरक। अदरक को सुखा लेते हैं तो वो सोंठ बन जाती है, तो इसकी आप हर्बल टी बना के रखिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई हम इससे कहाँ तक बचेंगे। तो एक सिस्टम है हमारे अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। उस इम्यून सिस्टम को हम क्या करें, इतना स्ट्रेंथन कर लें कि वो इम्यून सिस्टम हमारे जितनी भी व्याधि ये उत्पन्न कर सकता है, उससे हम लड़ सकें। तो अब ये होता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ कैसे किया जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में इसको व्याधि शमत्व बोलते हैं। तो व्याधि क्षमत्व, आप यानी कि बॉडी के अंदर ऐसी वो टेक्निक, ऐसी वो ताकत जो कि होने वाले बीमारी से बचा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे खाने पीने में जो हम लेते हैं, दैट इज विटामिन सी। वो विटामिन सी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन सी होता है? तो सबसे पहले जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, दैट इज आंवला। अभी ठंडे का समय है, और ठंड के समय में आंवला सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, आप लोग अभी आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, पूरे साल भर के लिए उसको किस तरीके से आप रखेंगे कि वो आपके पास रहे, तो आप मुरब्बा बना सकते हैं आंवले का। वो बहुत अच्छा काम करेगा आंवले का मुरब्बा। तो आंवले का मुरब्बा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको आप क्या कीजिए, धो करके अच्छे से, और जितना आप उसको प्रिकिंग कर सकते हो वो आप कर लीजिए। थोड़ा सा 1 या 2 mm का कोई आप ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जिससे आप उसको प्रिकिंग कर सको चारों तरफ से, है ना। और उसको जस्ट क्या करना है आपको, गुड़ की चाशनी बनाइएगा, चीनी की चाशनी नहीं बनाइएगा, गुड़ की चाशनी बनाइए, और गुड़ की चाशनी में डुबो के रख दीजिए। और आप देखेंगे उसको रोज आपको धूप दिखाना है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका मुरब्बा बनके तैयार हो जाएगा। और उसको थोड़ा चाहे तो आप बॉईल भी कर सकते हैं उस चाशनी में। बॉईल करने से क्या होता है कि तो जो थोड़ा बहुत उसमें अगर कुछ जर्म्स होंगे तो वो किल हो जाएंगे। और उसको रोज आपको धूप दिखाना है, तो पूरे साल भर के लिए वो आंवले का मुरब्बा आपके लिए विटामिन सी का एक रिचेस्ट सोर्स है, तैयार हो जाएगा। लेमन ले सकते हैं, रोज आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बेरीज आती हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया मार्केट में, और ये सीजनल रहते हैं। टमाटर में बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। कैरेट आप ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। ये सब क्या है, जो भी तो आपको खट्टा लगता है, समझ लीजिए कि उसमें विटामिन सी है, बहुत अच्छी मात्रा में है। अब दूसरा एक विटामिन होता है, दैट इज विटामिन ई, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छा वो करता है। जैसे आप देखते होंगे, डॉक्टर भी विटामिन ई के कैप्सूल्स लिखता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, या फिर किसी किसी के पिंडलियों में दर्द होने लगता है। अभी आपने देखा होगा डेंगू का जो अभी सीजन चला, और इवन टाइफाइड में भी जो क्रैम्प्स होते हैं काफ मसल्स में, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है विटामिन ई का। तो डॉक्टर विटामिन ई लिखता है, लेकिन कभी हम लोग को ये नहीं बताता कि विटामिन ई किस किस सोर्स में है, आप वो भी ले सकते हो। तो विटामिन ई का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है एलमंड, जो हमारे घर पे ही है, हम सभी लोग खाते हैं। तो अगर आप रेगुलर एलमंड ले रहे हैं तो विटामिन ई की कमी आपके अंदर नहीं होगी। अच्छा, लौंग जो होता है, लौंग में बहुत अच्छा विटामिन ई होता है। अगर आप देखें तो घर में लौंग होता ही है। तो कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो, जहाँ पे आपको काफ मसल्स में पेन हो, या फिर आपको बालों का कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वहां पे आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। और तुलसी के पेड़ देखा होगा आपने, तुलसी के पेड़ के ऊपर जहाँ पे छोटे छोटे बीज होते हैं, उस बीज को कलेक्ट कर लीजिए, उस बीज का जूस निकाल के आप पीजिए। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई बाहर से लेने से अच्छा है हम नेचुरल विटामिन ई लें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो कि चमकने वाले उसमें होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये बहुत अच्छे सोर्स है, जिससे कि हमारे इम्यूनिटी बढ़ सकता है। तो हम अगर मैं बात करूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलता है, आपने घर में अखरोट होते हैं, या फिर पंसारी के यहाँ से भी आप लेके आ सकते हो। तो अखरोट में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। या फिर कुछ आपने देखा होगा, आजकल लोग यूज भी करने लगे हैं
कि चिया सीड लेते हैं या फिर फ्लैक्स सीड लेते हैं। तो फ्लैक्स सीड अलसी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ना ये इम्यूनिटी को लिए बल्कि आपके हार्ट डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप नियमित रूप में लेंगे इसको, तो ये मेरे को लगता है कि ये आप बना के रख सकते हो, और इसका 1 चम्मच अगर आप डेली ले लेते हो तो दैट शुड बी इनफ फॉर यू। बीटा कैरोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ-कहाँ बीटा कैरोटीन्स होते हैं, तो मेथी आप घर में होता ही है, मेथी आप ले सकते हो, सलाद आप खाते ही हो, सलाद में बहुत अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, स्पेनिश पालक में बहुत अच्छे मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, और धनिया, धनिया की जो पत्तियाँ होती हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आपको ये ध्यान देना है कि आज से 5-10 साल पहले जो धनिये में खुशबू होती थी, वो आज के टाइम पे खुशबू नहीं है। तो आप लोग घर में उसको ऑर्गेनिक खेती करके उस धनिये को उगा सकते हैं, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो धनिये में खुशबू ज़्यादा होती है, उसके अंदर ये बीटा कैरोटीन्स वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। और लेकिन अगर आप जिसमें खुशबू नहीं है, वो धनिया खा रहे हो, तो आपको वो एप्रोप्रिएट रिज़ल्ट नहीं आएँगे। तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये एक ऐसा डेली आप घर में यूज़ करने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है, जो आप घर पे ही उसको कल्टीवेट कर सकते हो, 2-3 गमलों में लगा लोगे दैट इज़ सफिशिएंट, और बहुत अच्छी मात्रा में इसका निकलता है। आज आप निकालो उसको और कल फिर 2-3 दिन में फिर उगाता है। तो इसको आप यूज़ कीजिए, और कभी भी धनिया को डाल कर के सब्ज़ी में बॉयल मत कीजिए या फिर जलाइए मत, क्योंकि जलाने से उसके जो तत्व होते हैं, वो अग्नि संस्कार करने से खत्म हो जाते हैं। और ये फैक्ट है कि जितना थोड़ा ग्रीन क्लोरोफिल जिसमें ज़्यादा होता है, उसको हमें लेना चाहिए। एट लीस्ट अभी जो रिसर्च आया है, उसमें ये आया है कि 25 ग्राम हमको ग्रीन लीव्स लेने चाहिए। वो ग्रीन लीव्स हमारे तुलसी के पत्ते के भी हो सकते हैं, धनिये के पत्ते के भी हो सकते हैं, पुदीने के पत्ते के भी हो सकते हैं, नीम के पत्ते के भी हो सकते हैं, जो भी आप ले सकते हो। एटलीस्ट 25 ग्राम्स हमको लेना चाहिए, ताकि जो बीटा कैरोटीन्स हमारे बॉडी को चाहिए, वो हमें मिलता रहे। लेकिन होता क्या है, हम सभी चीज़ को क्या करते हैं, अग्नि संस्कार करके यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसके जो तत्व होते हैं, वो नहीं मिल पाते हमको। अभी आप देखिए मार्केट में क्लोरोफिल आने लगा है, जो कि बहुत महँगा है। यानी कि यही जो एक्सट्रैक्ट है, उसको बॉटल में करके आपको यूज़ करा रहे हैं। तो हम जब नेचुरली उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इतना महँगा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो भी हम ले रहे हैं, दैट शुड बी इन प्रिजर्वेटिव, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और कहीं न कहीं प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ें हैं, जो मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि भई आपको लौकी का जूस पीना है, आपको आँवले का जूस पीना है, आपको एलोवेरा जूस पीना है, आप घर पे बनाइए, तुरंत बनाइए। मार्केट में जो बॉटल में आ रहा है, आपको वो यूज़ नहीं करना है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कहीं न कहीं साधनों में इतने खो गए हैं कि हम कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते। अगर सुबह उठ के आपको लौकी का जूस बनाना है, तो उसमें भी परेशानी है, सारी चीज़ों में। थोड़ा-सा पेन तो लेना पड़ेगा। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। तो अगर मैं बात करूँ कुछ होम रेमेडीज़ की, उन होम रेमेडीज़ को भी आप यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। पहला जो होम रेमेडी है, ये आप सब लोग जानते हो, जितना इम्यूनिटी हमारा बूस्ट होता है हल्दी से, उतना किसी से नहीं होता है। तो हल्दी वाला आप दूध पी सकते हो, वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एयर पॉल्यूशन से हम बच नहीं सकते, उससे होने वाली डिज़ीज़ को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो इम्यूनिटी हमारी प्ले करता है। इसलिए हम लोग इम्यूनिटी पे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि इम्यूनिटी आप बढ़ाइए। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा आप फ़ॉर्मूला बना सकते हो, जो मैंने अभी आपको बेसिल लीफ बताया, यानी कि जो तुलसी जो पत्ते होते हैं, उसका लगभग आधा चम्मच जूस लेना है, उसमें 5 ड्रॉप अदरक की डालनी है, अदरक के रस की, और अकॉर्डिंग टू यू आप जितना भी उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद मिलाना चाहते हैं, वो मिला सकते हैं, और उसको गुनगुने पानी में मिला के पी जाइए। ये बहुत ही अच्छा एक हेल्थ ड्रिंक हमारा बन सकता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। जैगरी यानी गुड़ का आप प्रयोग कीजिए बहुत अच्छी मात्रा में, क्योंकि गुड़ में बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और इफेक्टिव है एयर पॉल्यूशन को रोकने में, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट को रोकने में हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि देखिए कोई भी जब इन सिस्टम में गड़बड़ी आती है, तो सबसे पहले वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ही होता है, सूजन ही आती है हमारे बॉडी में, जिसके बाद ये दुष्प्रभाव आना स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से, चाहे जैसे आँखें हैं, आँखों में रेडनेस आ गई, तो उसमें भी क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अगर हम गुड़ का प्रयोग नियमित रूप में हमारे आहार में करेंगे, तो वो इन्फ्लेमेशन को रोकेगा।
जैसे सपोज़ कीजिए किसी को छींकें आने लगी या फिर नाक बहने लगी, तो आपकी इंटरनल जो नेज़ल म्यूकोज़ा है, वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन हुआ। कोई भी बीमारी में सबसे पहली चीज़ जो होती है, वो इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि शोथ होता है। तो उस शोथ को दूर करने के लिए जैगरी गुड़ बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आज हमारी रसोइयों में गुड़ की जगह शक्कर ने ले ली है, जिसकी वजह से बीमारी, बीमारी, बीमारी बढ़ती जा रही है। नीम की पत्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, खाने के रूप में कर सकते हैं कि हम 2 पत्तियाँ सुबह-सुबह चबा लें या फिर हम स्नान के रूप में कर सकते हैं। ये भी ब इसके क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है। इसका तेल हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, वो मच्छर के लिए अगर इतना हानिकारक है, तो हम लोग के लिए कितना हानिकारक होगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप नीम के तेल और जो कपूर होता है, कपूर का तेल भी मिलता है, कपूर मार्केट में ये भी मिलता है, वो आप प्रोपेलेंट में भर के उसको यूज़ कीजिए रादर देन ये जो कन्वेंशनल हमारे मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं उनको, क्योंकि वो हम लोग के लिए भी उतना ही हानिकारक होता है। 2-3 चीज़ें और कर सकते हो, जैसे मच्छर की बात आ गई, तो जैसे कंडा होता है ना, कंडे के ऊपर थोड़ा-सा कपूर और शुद्ध गाय का देसी घी डाल करके उसको जला करके पूरे घर पे आप घुमा दीजिए। उससे भी मच्छर काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और जो घर का एंट्रेंस होता है, उसमें नीम के पत्ते की एक लड़ी बना करके आप वो डाल दीजिए। और दूसरा, कितना भी आप कर लीजिए, मच्छर तो मच्छर ही है, क्योंकि जब देखिए जीवन की संभावनाओं को ढूँढना हर प्राणी का काम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं कि वो किस तरीके से इनसे बच सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है डार्विन की कि इवोल्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कई लोग आज मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले जो मॉस्किटो रिपेलेंट से मच्छर भाग जाया करते थे, आज नहीं भागते हैं, बल्कि उसी के ऊपर मंडराते रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, भाई उन्हें भी जीने का हक है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचा सकते हैं, तो वो भी अपने जो डीएनए में है वो चेंजेस लेके आते हैं। तो मॉस्किटो नेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, तो सब संसाधनों के बावजूद भी आपको मॉस्किटो नेट लगाना ही चाहिए ताकि आप बच सकें। और देखिए, वो मच्छरों को भी पता नहीं है कि वो भई डेंगू क्रिएट कर रहे हैं, वो मलेरिया क्रिएट कर रहे हैं। वो तो अपने जीवन का एक चक्र, जो मेरे ख्याल से 1 दिन का भी नहीं होता है उनका, 1 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है, 24 घंटे के अंदर, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हम इतनी भयावह स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जिसके पास एक बुद्धि है, बौद्धिक स्तर है, वो तो जानता है कि भई वो क्या कर रहा है जीवन में। तो हम तो अपने आप को ठीक रख सकते हैं ना, कि क्या-क्या साधन हो सकते हैं भई, जहाँ पे भी पानी ठहर रहा है, वहाँ पे पानी ठहरने ना दें, वहाँ पे केरोसिन तेल डाल दें या फिर कुछ ऐसी अवस्था वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि उसके लार्वा रुकने ना पाएँ, पानी ठहरना ना पाए, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि हम क्या केओस क्रिएट कर रहे हैं समाज में। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप नेचुरल तरीके से, क्योंकि इट्स आल्सो काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि जो आप जो मॉस्किटो रिपेलेंट आप लगा रहे हैं, उससे जो धुआँ निकल रहा है, तो वो भी एक तरीके का एयर पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है और कई लोगों को उससे मैंने देखा है कि अस्थमा क्रिएट होते हुए और सीओपीडी क्रिएट होते हुए, कि वो जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी साँस फूलने लगती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नीम के जो गुणवत्ता है उसको हम यूज़ करें। हाँ, एक प्रिकॉशन और ज़रूर रखना है कि अगर आप नीम का पत्तों का सेवन कर रहे हैं या दतून का सेवन कर रहे हैं, तो आप रेगुलर ना करें। 1 महीने करने के बाद 7 दिन का गैप कर लें, क्योंकि ये देखने में आया है कि ये जो हमारा एक लॉस ऑफ लिबिडो कॉज़ करता है ये, तो वो ना होने पाए, तो उसके लिए हमें 7 दिन का गैप करते रहना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो है घी। घी बहुत अच्छा काम करता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, बशर्ते वो घी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो कि आज इंसान में मिलावट आ गई है, तो इसलिए किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में पूरा 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि जो आपको मिल रहा है वो 100% श्योर है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग 100% श्योर के नाम पे क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं बरेली की बात करूँ अपने, तो यहाँ पे एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन तेल के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पाम ऑयल खिला रहा है लोगों को और नंबर 1 ब्रांड है इस एरिया का। लेकिन वहाँ के खुद कर्मचारी आके हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब उसका तेल आप मत लीजिएगा।
आप बिना तेल के रह जाइएगा, उसका तेल मत लीजिएगा क्योंकि उसमें तेल की एक बूंद तक नहीं है। बोले सरसों आता ही नहीं है वहाँ पे, तो तेल कैसे सरसों का मिल पाएगा? तो मेरा आप सभी से ये गुज़ारिश है कि थोड़ा-सा जागरूक होइए, क्या आप खा रहे हो? क्योंकि ये जो शरीर है ना बहुत कीमती है। ये बोला गया है कि पता नहीं कितना 52,000 लाख करोड़ रुपए का ये शरीर है क्योंकि एक-एक मैम देखिए ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे किसी को बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं बात सही है और फॉर अवे ओवर प्रोटेक्शन मुझे खैर डर भी नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांड है बेल कोलू, तो उसको आप मत यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए अपने आस-पास जहाँ पे भी कोलू है, चलते हैं, आप वहाँ पे चले जाइए और सरसों खरीद के उसको दे दीजिए और उसको बोलिए भाई मेरे सामने ही तू निकाल। देखिए, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना? और क्योंकि इतना फ़ास्ट ज़माना है, हर कोई इंसान फ़ास्ट हो गया तो फ़ास्ट चीज़ की तरफ ही जा रहा है। वो हर पैक्ड चीज़ को ले लेता है, बड़े-बड़े मॉल से जाके, तो ये कहीं न कहीं बहुत भयावह स्थिति आ रही है हमारे शरीर के लिए। इतने जो कार्डियक जो प्रॉब्लम हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? देखिए, होता क्या है पतंजलि का तेल ठीक है। नहीं मैम, कोई भी तेल ठीक नहीं है, मैं आपको बताऊँ। आप कोशिश कीजिए कि आपको आप ढूँढने से तो कहते हैं भगवान भी मिल जाता है, तो ये तो कोलू है। आपके आस-पास कहीं न कहीं स्पिलर ज़रूर होगा। आप वहाँ पे जाइए और उन लोग के पास रहता है। थोड़ा-सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा आपको, लेकिन उसके पास सरसों रहेगी, वो कहेगा कि कितना आपको चाहिए, वो सरसों तोलेगा, स्पिलर में डालेगा, आपके सामने निकाल के दे देगा। आप यकीन मानिए जो हम रिफाइंड खा रहे हैं ना, कोई भी बीमारी जो होती है वो एकाएक नहीं आती है। पहले रिसर्च होती है दवाओं की, उस रिसर्च के बाद उस बीमारी को प्लॉट किया जाता है हमारे समाज में, हमारे वर्ल्ड में ताकि उसकी सेल बढ़े। तो पहले यही हम लोग के संग हुआ सब हम लोग धोखा खा-खा के अपनी इस जो हमारे समाज में बीमारी को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। रिफाइंड ये कब आया? जब स्टैटिन्स नाम की आपने आप ही लोग में से कई लोग खाते भी होंगे शायद, रोज़ुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, ये जो स्टैटिन ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, ये बनी कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो ये देखा गया कि अभी तो जो हमारा मार्केट साइज़ है, उसमें कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं लोगों को। तो ये प्रमोट किया गया कि ये एक ऑयल मार्केट में आया है, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रमोट किया गया। उस समय जब हार्ट के डिज़ीज़ की प्रेवलेंस 1% भी नहीं थी। आज तो मुझे लगता है हर चौथा बंदा प्रोन है हार्ट डिज़ीज़ के लिए। कभी भी किसी को देखिए आप डांस करते हुए या फिर भागते हुए भी हार्ट अटैक्स आ जा रहा है। तो ये कहना है मेरा कि इस बीमारी को प्लॉट किया गया। जब ये हमने रिफाइंड खाया, रिफाइंड खाने से क्या हुआ? देखिए तेल में 2 ही तरीके की क्वालिटी होती है। एक तो उसमें चिपचिपापन होता है, दूसरा उसमें स्मेल होती है। ये दोनों चीज़ खत्म कर दी गई किसमें? रिफाइंड में। रिफाइंड में ना आपको स्मेल मिलेगा, ना चिपचिपापन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल, सरसों ऑयल के तेल में। तो ये दोनों चीज़ जब खत्म की गई, तो बॉडी में क्या हुआ जब हमारी नलियाँ हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, तो इसकी एडहेयर होने की, नीचे बैठने की क्षमता ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल। तो जब ये नीचे बैठता है, तो जहाँ बैठेगा उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर के ये हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है और वही हार्ट अटैक क्रिएट करता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे प्योर मस्टर्ड ऑयल मिलता है, आप उससे पूड़ी भी बना सकते हो, आप उससे रोटी भी बना सकते हो। मेरे घर में पूड़ी भी मस्टर्ड ऑयल में बनती है, मेरे घर में पराठे भी मस्टर्ड ऑयल में बनता है। तो आप और अगर आपको घी यूज़ करना है तो शुद्ध गाय का देसी घी, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने विषय से थोड़ा-सा हट गए, लेकिन हम लोग अब पुनः अपने विषय पे आते हैं। तो हम घी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है उसमें और हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से वो बढ़ाता है। अब आता है कि हम अपने समाज को इतना जो पॉल्यूटेड हो गया है, उसको कैसे साफ कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, स्पेशली जो तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो, तो हमारा जो पॉल्यूटेड हो गया है एनवायरनमेंट उसको हम काफ़ी हद तक क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि आज नीम के पेड़ बिरले ही देखने में मिलते हैं। तो ये हम सबकी मौलिक ज़िम्मेदारी है कम से कम अपने घर में एक नीम का पेड़, एक तुलसी का पेड़ ये ज़रूर लगाएँ। बैम्बू अब कई लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि सर मैं तो ऑफ़िस में ही रहता हूँ
घर में ज़्यादा रहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ बताइए। तो वहाँ पे आप बैम्बू का जो पेड़ आता है वो लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा एयर को क्लीन करता है। कम से कम जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो हमें फ्रेश एयर मिले। तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्लांट्स, मनी प्लांट हो गया, आपने देखा होगा लोग घर पे लगाते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत अच्छा सोर्स है कि वो एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। अगर आप देखें, आजकल लोग बैम्बू के जो बोनसाई वाले प्लांट आते हैं, उसको भी लगाते हैं घर में। तो ये कुछ प्लांट्स है, एरिका पाम है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो जहाँ आपका ऑफिस है, जहाँ आपका घर है, वहां पे आप इसको अगर यूज करते हो तो आपका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस कमरे का, वो क्लीन हो जाता है। अब बात आती है कि अगर किसी को रोग उत्पन्न हो गए, लाइक सबसे कॉमन रोग तो यही होता है कि उसको जुकाम हो रहा है, उसको खांसी हो रही है, उसको लंग्स में अस्थमा हो गया है या सीओपीडी हो गया है। तो कुछ मैं हर्ब्स आपको बताता हूँ, वो अगर आप नियमित सेवन करोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी, वो खत्म हो सकती है। देखिए, सबसे पहले पिप्पली। पिप्पली एक ऐसा हर्ब है जो कि आपको मिल जाएगा मार्केट में। एक नॉर्मल पिप्पली भी मिल सकता है, पिप्पली चूर्ण, एक 64 पिप्पली भी मिलता है। तो जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, आपका सीओपीडी का प्रॉब्लम है, वो लोग 64 पिप्पली लें। 64 पिप्पली 5 ग्राम या 10 ग्राम में मिलेगा। उसकी जो डोज़ है वो 250 मिलीग्राम बीडी है। उसको शहद में मिक्स कीजिए आप और उसका सेवन कर जाइए। बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में आपको कुछ काढ़े हैं हमारे, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइक कनकासव, वासारिष्ट, ये अगर आप नियमित रूप में पीते हो तो आपकी जो सांस की नलियों में जो जकड़न है वो सब रिलीफ मिल जाता है उसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके की अगर बीमारी होती है तो कोई भी नियरेस्ट वैद्य है, क्योंकि देखिए जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे एक कॉमन है, बट कोई भी नियरेस्ट आप वैद्य से जाके मिलिए। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स लिखता है, और उस एंटीबायोटिक्स का जो वो होता है, इफेक्ट होता है, वो आपके लीवर और किडनी में पड़ता है। किडनी पे पड़ने के कारण कहीं न कहीं वो आप फिर एक बीमारी से जूझते हुए दूसरी बीमारी की तरफ चल जाते हैं। तो अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और आपको अगर एडमिशन की ज़रूरत है, तभी आप एलोपैथी की तरफ जाइए, अदरवाइज़ आप आयुर्वेद में रहिए। आयुर्वेद में एक ऐसी एक चमत्कारी औषधियाँ हैं जो आपको कम समय में, क्योंकि मैंने देखा हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम 6 महीने से, 2 महीने से या 3 महीने से हम परेशान हैं, हमारी खाँसी नहीं जा रही। और जब हमारे पास जब वो आते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया होता है, कहीं उनका लीवर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर हम बचना चाहते हैं तो आपको ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की अब क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये बताया, क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें लोग ले लेते हैं, उसका दुष्प्रभाव भी आ जाता है। जैसे अगर हमारी कुछ औषधियाँ हैं, लाइक सितोप्लादी चूर्ण है, तो वो चूर्ण, सितोप्लादी चूर्ण अगर शुष्क कास होगा तो ही देना है। अगर आपको कुछ वहाँ पे एक्सुडेशंस निकल रहे हैं, एक्सपेक्टोरेशन निकल रहे हैं, बलगम निकल रहा है, तो वहाँ पे ताली-शादी चूर्ण का प्रयोग होता है। तो मैं इसलिए एज़ अ जनरल आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि पेशेंट मसल्स पेन के लिए, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ज़रा। मसल्स पेन्स के लिए मैंने बताया आपको कि जो मेजर जो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कैल्शियम, विटामिन ई, प्रोटीन, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है मसल्स के लिए, और कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स पेन होने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी मसल्स पेन होता है, और हमें पहले रूट कॉज़ देखना पड़ेगा। तो जिसने भी क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो पहले आप देख लीजिए, एक बार शुगर चेक करा के अपना देख लीजिए। और मसल्स पेन अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक एक तो मैं जनरली भी आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ई के, नहीं है डायबिटीज़, ओके। जो विटामिन ई के जितने भी इंग्रीडिएंट मैंने आपको बताया था, जिन-जिन में कि एलमंड्स में विटामिन ई होता है, क्लोव्स में विटामिन ई होता है, जो बेसिल लीव्स, हमारी जो तुलसी के जो बीज होते हैं ऊपर,
उसको आप जूस निकाल के आप ले सकते हो, जो मैंने अभी बताया था कि अदरक और शहद के संग, तो वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। साथ में विटामिन ई अगर आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप बाहर से कैप्सूल भी ले सकते हैं विटामिन्स के। साथ में आप सन बाथ कीजिए और कुछ ऑयल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस ऑयल्स को रेगुलर यूज़ कीजिए आप। महानारायण तेल लिख लीजिए, महानारायण तेल लगा करके आपको कम से कम 1 घंटे की धूप की सिकाई करेंगे, तो आप देखेंगे 10-15 दिन में ही आपके ये मसल्स पेन खत्म हो जाएँगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत सुंदर जानकारी दी। इतना धारा प्रवाह आप बोलते हैं कि 1 घंटे की क्लास में ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे की क्लास को आपने 1 घंटे में कर दिया है। तो एक क्वेश्चन है सर किसी का, लेमन लेमन के बारे में पूछा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, लेमन ले सकते हैं क्या एसिडिटी में? हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। एक चीज़ मैंने पहले भी अपने व्याख्यान में बोला है कि एसिडिटी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जब किसी को एसिडिटी होती है तो आप ये मत सोचिए आपको एसिडिटी हुआ है। आपको भविष्य में, हाँ, अभी बताता हूँ। अभी सभी सभी ये लाइन वारी से ही है। आपको भविष्य में बीपी का भी प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होगा। क्योंकि अम्लता ही रक्त में, ये जो पेट में जो अम्लता होती है ना, ये जब हमारे रक्त में चले जाती है, तभी हमें हाइपर एसिडिटी होती है और भविष्य में 15-20 साल में हमें फिर घुटनों में जो हमारा जो प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, या कहीं पे भी हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, ये होगा। तो ये जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग लेमन का प्रयोग ना करें, या बहुत कॉशियसली 1-2 बूंद डाल करके कि उसका थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए आपको, इतना आप ले सकते हैं। ज़्यादा लेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस की बात आई है कि ऑस्टियोपोरोसिस, अभी मैंने बताया मूल कारण अम्लता है। तो अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो चावल, टमाटर, खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए वो, ताकि आपका ये प्रॉब्लम, क्योंकि चावल से बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, टमाटर से बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, वो तत्काल इसको बंद कर दें। और ऑस्टियोपोरोसिस को भी दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी के उपाय। मैंने आपको बोला उपाय बचाव ही उपाय है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन सर क्योर। 1 मिनट सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्लीज़ आपसे बोला गया है कि आप क्वेश्चन रेज़ कीजिए, तो आप लिखिए मत। आप बोलकर क्वेश्चन रेज़ कीजिए सर से प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। देखिए एसिडिटी के उपाय मैं आपको बताऊँ, सबसे अच्छा एसिडिटी का उपाय जो घर में है, वो है जीरा और सौंफ और धनिया। तो आप इसको तीनों को हल्का-सा बॉयल करके पानी रख लीजिए और इस पानी को आप दिन भर पीते रहिए। दूसरा कुंजल क्रिया, आप लोग किसी योग साधक हैं, तो कुंजल क्रिया कर सकते हैं सुबह उठ के, क्योंकि जो विदग्ध पित्त होता है पूरे रात भर का ना, उसको अगर आप सुबह निकाल देते हो तो आपको बहुत ईज़ी हो जाता है। तो क्योंकि रात भर कुछ खाने को मिलता नहीं है पेट में, तो पित्त बन रहा है तो विदग्ध हो जाता है और विदग्ध पित्त को निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये शाखाश्रित हो जाता है, तो जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे उ उ उत्पन्न करेगा डिज़ीज़। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि पित्त और कफ जो होता है ना पंगु होते हैं, बट वायु जो होता है उसे जहाँ ले जाके फेंकेगा, वहाँ के रोग वो उत्पन्न करेगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है, तो सुबह कुंजल क्रिया करके विदग्ध पित्त को निकाल दें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आप लोग अपने क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। जिसको भी क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज़ करें और 1 बाय 1 क्वेश्चन लें। लेकिन बीच में आप अपने आप को अनम्यूट नहीं म्यूट करके रखें, अनम्यूट नहीं करेंगे। जब आपका नाम लिया जाएगा तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सबसे पहले देवेन नेगी जी का हैंड रेज़ हुआ था। देवेन सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना प्लीज़। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं आजकल एनसीआर में हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है और यहाँ पर जो है अधिकांश लोग जो है एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं और उसके बाद जो बच्चे हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं मतलब ये सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है बच्चों को, छोटे बच्चों को खास तौर पर। सर तो 1 मिनट, प्रश्न आप दोहरा दीजिएगा। किसी पेशेंट का फ़ोन आ गया था, उसे डेंगू था, तो मैंने कहा कि कुछ उसे प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने कॉल उठा ली थी। सर मैं एनसीआर में हूँ हुँ।
और यहाँ पर जो है एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है। खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनका सांस लेने में सभी को प्रॉब्लम आ रही है। और बिल्कुल सर, यार काफी का लोग हाल तो हर साल ही रहता है ऐसा। लगा रहे हैं। जी जी। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब इसको लगाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए। जो बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए उनका ये मत है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर उनको अचानक बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या हमको ये एयर प्यूरिफायर घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, फिर कुछ जब खिड़की दरवाजे कंप्लीट बंद कर देते हैं तो घर के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो उसके लिए क्या कोई, जैसे अभी हमास युद्ध में सुनने में आ रहा है कि उनको गुफाओं में जो है ऑक्सीजन कमी हो रही है, ऐसा कुछ कोई यंत्र घर में लगाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन घर में हमको मिल सके। ये सवाल था जी। धन्यवाद। सर देखिए, जो वायु है ना उसको आप कहीं रोक नहीं सकते, क्योंकि वायु का काम है निरंतर चलना। तो ये जो एक मिथ है कि अगर हम दरवाजे और खिड़की बंद करके रखेंगे तो वायु आ नहीं पाएगी, है ना। तो ये तो ऐसा नहीं है, वायु तो आएगी, क्योंकि वायु को आप रोक नहीं सकते, वो कहीं से भी अपना रास्ता बना लेगी। आप देखिए कितनी भी, जब तूफान आता है तो कितना भी बड़ा आप बैरियर लगा दें वो उसको भी तोड़ देता है। तो इसलिए वायु तो रुकेगी नहीं कहीं पे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जितने प्लांट्स हैं ये बेसिकली आपको एयर का प्योरिफिकेशन तो करेंगे ही। और अगर आप लगा सको तो बॉन्साई प्लांट आते हैं पीपल के, मतलब छोटे साइज में, उसका साइज बढ़ेगा नहीं। तो आप पीपल का पेड़ एक घर पे स्थापित कर लीजिए, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो कि निरंतर ऑक्सीजन निकालता है। तो उसको आप घर पे स्थापित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा भी होती रहेगी और घर पे आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। रही बात दूसरा कि घर में अगर ऐसा हम एटमॉस्फेयर क्लीन रखेंगे और बाहर जाएंगे, तो देखिए दिल्ली एनसीआर की स्थिति तो आप जानते ही है, हर साल का ही ये है और आगे आने वाले समय में और भयावह स्थिति आएगी। उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि बच्चे जब भी जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और उनको अभी जितने भी मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताई, उन्हें नस से कराइए, उन्हें कवल कराइए, उन्हें प्राणायाम कराइए, नित्य उनको स्वेदन कराइए, स्टीम दिलाइए। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपके बच्चे काफी हद तक उससे सिक्योर रहेंगे। तो ये जो लेक्चर था वो बेसिकली आज आपके लिए ही था। और दिल्ली एनसीआर में मैं सोच भी रहा था कि दिल्ली एनसीआर के लोग अगर जुड़ेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट करे होंगे तो उसको आप नित्य खुद स्वयं भी आप इसका यूज कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए इन सारी प्रक्रियाओं का, और बच्चों को भी कराइए। क्योंकि देखिए बच्चे अब दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे, वो माइग्रेट कहीं करके हो सकता है जब जॉब लग जाए तो कहीं और चले जाएं। और मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसी जगह जाएं जहां पे इतना उनको पॉल्यूशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि दिल्ली एनसीआर तो, मेरी दोनों सिस्टर्स भी दिल्ली एनसीआर में रहती हैं, मैं जानता हूँ कि कितनी प्रॉब्लम है वहां पे। जी, थैंक यू सर। वास्तव में दिल्ली एनसीआर तो लगता नहीं है सर 5 साल के बाद रहने लायक होगा, जिस हिसाब से स्थिति बन रही तो है। सर वो अभी रहने लायक नहीं है, लेकिन वही है कि मजबूरी है, लोग अपने जॉब्स के लिए रह रहे हैं, क्या करें अब। क्योंकि नवंबर से लेकर के मार्च तक ये है, फिर उसके बाद भीषण गर्मी हो जाती है। गर्मी भी नहीं, अगले। अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर रही है, अभी आने वाले 1-2 साल में आप देखोगे वहां पे कृत्रिम जो आर्टिफिशियल रेन करवाएगी गवर्नमेंट, जैसे चाइना में होता है। तो अभी उस टेक्निक पे काम हो रहा है, मुझे लगता है कि वो 1-2 साल में हो जाएगा, तब कुछ बेटर हो जाएगा। चलो, यही आशा हमारी भी है। किसी का कोई क्वेश्चन है और? कुशाग्री मोदी जी का क्वेश्चन है। सॉरी कर्नल सर, इसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। सर मुझे यूँ पूछना था कि आपने जो मंजरी बताई है क्या, तुलसी के ऊपर वाले जो बीज बोला था, जी 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 मैम। तो मंजरी का जूस कैसे बॉईल करना है या मिक्सी में करना है? नहीं नहीं मैम, उसको आप निकाल लीजिए, और ज्यादा नहीं, उसका आधा चम्मच हमें चाहिए। तो अगर आप लगभग मान के चलिए 25 ग्राम आप उसको करेंगी तो आधा चम्मच निकल आएगा। और फ्रेश लेना है, उसको सुखाना नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जूस सुखाना निकलेगा नहीं, कैसे उसको, पीस मतलब के, पोंकरी में? पीस के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गर्म नहीं करेगा?
हाँ, गरम गरम करेगा तभी तो कफ को नाश करेगा। जितनी भी जो एयर से पॉल्यूशन होने वाली जो बीमारियां होती हैं ना, वो कफ जनित होती हैं। और कफ का जो गुण धर्म होता है वो शीत होता है। तो जब तक हम वो उष्ण नहीं देंगे तब तक कैसे वो ठीक होगा, है ना? सर आपने विटामिन ई के लिए बोला था शायद। हाँ, उसमें वो एलिमेंट्स हैं, और लौंग है ना, और ये तुलसी के बीज। अच्छा अच्छा। और सर है ना, एसिडिटी के लिए आपने जो धनिया जीरा का जो पानी बताया था उसको बॉईल करना, भिगोना, क्या करना है? हाँ, रात को आप रात में भिगो के रख दीजिए। उसका रेशियो है, जैसे आपको जीरा लेना है 4 चम्मच, ठीक है। धनिया लेना है 2 चम्मच, और 1 चम्मच लेना है आपको सौंफ। उसको आप 2 लीटर पानी में भिगो के रख दीजिए रात में। सुबह उठ के उसको बॉईल कीजिए, जब वो सूख के एक 1 लीटर रह जाए तो छान के रख लीजिए। उसी पानी को नॉर्मल पानी के संग मिक्स कर करके पीना है पूरे दिन भर। अच्छा अच्छा। ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला बताया। कर्नल सर, आप क्वेश्चन ले सकते हैं अपना। Right. Thank you. Am I audible, Doctor? जी सर। Okay. जी कर्नल सर। Doctor, thank you very much. आप तो जब भी आते हैं अपनी छाप छोड़ के ही जाते हैं। That's wonderful. दो चीजें थी। एक तो ज्यादातर जब सर्दियां शुरू होती हैं तो लोगों को नर्व्स में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, कहीं झटका, कहीं मटका, कहीं डांस वगैरह में लग जाता है। एक तो ये था कि उसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, एक जूस होता है नोनी, नोनी का जूस क्या फायदा करता है, किसमें फायदा करता है और कितना अच्छा है? दीज आर द टू थिंग। प्रकृति ने सर जो भी फल बनाए हैं सब बहुत अच्छे हैं। प्रकृति ने जो भी फल बनाए हैं सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, सब में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो खाली नोनी ही नहीं, हमें हर तरीके के फलों के रस लेना चाहिए, है ना? तो आप अगर नोनी लेना चाहते हो तो लीजिए उसको, और 10-15 दिन लेके कोई और फल का जूस लीजिए। रेगुलर कोई भी फल का आप जूस लोगे ना तो उसी तरीके के आपको विटामिन मिनरल्स मिलते रहेंगे। तो मेरा कहना हर किसी को ये रहता है कि आप बदल बदल के लो। कभी आप आंवले का लो, कभी आप लौकी का लो, कभी आप जो पेठा बनता है उसका लीजिए, कभी आप जो खीरा आता है उसका लीजिए, फिर नोनी का ले लीजिए। तो जितने फल हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं मार्केट में, जिसके भी फल आप ले सकते हो। आंवले का सीजन है तो आंवले सीजन वाइज लीजिए। देखिए, कोई भी चीज का मजा तभी है जब वो सीजन में निकलता है। और अगर आप नोनी का ले रहे हो तो वो प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। मेरा फिर वही कहना है, आप नोनी का फल मंगवाइए और उसका घर पे आप तुरंत जूस निकालिए और पीजिए। उसका जो आनंद आएगा प्रिजर्वेटिव का वो आनंद नहीं आएगा, है ना? क्योंकि आप समझिए कि कोई भी चीज है, कोई भी सेल्स है, जैसे कि अभी प्लेटलेट्स की जरूरत बहुत लोगों को पड़ रही है, तो लोग मुझसे कहते हैं सर प्लेटलेट चढ़वा लें। तो मैं कहता हूँ चढ़वा लो, कोई फायदा तो होगा नहीं उसका, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन है वो 11 दिन का है, और जो आपको मिलेगा वो ऑलरेडी 4-5 दिन का प्रिजर्व होगा। और जितने भी सेल्स होंगे सब एक ही उम्र के तो होंगे नहीं, कोई तो अगले दिन ही डेड होने वाले होंगे। और होता भी यही है, 4-4 प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी 25,000 किसी की प्लेटलेट है तो पता चलता है अगले दिन भी 25 ही हजार है। तो मेरा कहने का मतलब है कितने दिन का वो प्रिजर्वेटिव है, तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे, क्या गारंटीड है कि वो उतने ही प्रिजर्व्ड होंगे? उसमें से कोई डिटोरिएशन भी तो होगा। तो वो चीज हमें नहीं मिल पाती। हम लोग इतना पैसा भी वेस्ट करते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। ये सारे जूसेस ये लोग मार्केट में बेच रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, कहीं से आप पता कीजिए नोनी कहाँ कहाँ पे मिलता है, वहां से अगर कुछ आप लेके आ सकें, मंगवा सकें, तो उसका आप तुरंत फ्रेश बना के पीजिए। डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब रही बात जो ठंड की, नहीं 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 नहीं, फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखा हुआ तो कोई भी चीज नहीं खाना है, सब बेकार है। फ्रिज इज टोटल वेस्ट। फ्रिज को तो हमें बना लेना चाहिए घर का, वो जो होता है ना स्टोर रूम, वो बना ले तो ज्यादा बेहतर है। फ्रिज का अगर आप खा रहे हैं तो अपने संग अन्याय कर रहे हैं, अपने अंदर पॉइजन डाल रहे हैं। तो कोई भी चीज फ्रिज में नहीं रखना है। मैंने पहले भी अपने व्याख्यान में लास्ट टाइम जब बात हुई थी, आप उतना ही बनाइए जितना खप जाए, उसको ज्यादा मत बनाइए। तो लोग क्या करते हैं, सुबह बच्चों को जल्दी जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो रात में ज्यादा बना के रख देते हैं, सुबह उसी को गर्म करके फिर दे देते हैं। बहुत हानिकारक है। आप सुबह अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला दीजिए, डेट विल बी वेरी गुड रादर देन दिस प्रिजर्वेटिव जो कि आपने फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके रखा है ना?
तो फ्रिज में रखा हुआ कोई भी जूस तो पीना ही नहीं है। ये जितना मार्केट में है ये सब फ्रिज में ही रखा रहता है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली, जो ओल्ड एज में दिक्कत करता है, डेट इज ठंड आते ही नसों में दिक्कत होने लगती है, मांसपेशियों में दिक्कत होने लगती है। उसका एक कारण है सर। उसका कारण ये है कि ठंड में वात का प्रकोप होता है। वात का जो गुण होता है वो शीत गुण होता है, ठीक है ना। और ठंड जैसी पड़ती है तो वो उसकी गुण की वृद्धि होती है, तो वो अपने लक्षण दिखाने लगता है। उसका सबसे मेन लक्षण दर्द ही है और इस तरीके की प्रॉब्लम, नसों में की प्रॉब्लम्स ही है। तो उसका सबसे परम औषधि जो वात की बोली गई है वो बोली गई है तेल। तो किसी भी अच्छे तेल से पूरे शरीर की मालिश कीजिए, जिससे आपकी वात कंट्रोल हो। और अगर ज्यादा किसी को दिक्कत है तो तेल पी भी सकता है, तो 4 चम्मच तेल सुबह शाम अगर वो गुनगुने पानी में मिला के पी लेता है। और सबसे बढ़िया तो तिल का तेल है, अगर वो तिल का तेल नहीं मिल पा रहा है उसे, तो महानारायण तेल यूज कर सकता है या फिर क्षीर वाला तेल यूज कर सकता है। और रही बात कि हमारी नसों में और थोड़ा सा अच्छा रहे, तो ड्राई फ्रूट्स आप उस समय पे खा सकते हैं, क्योंकि हमें गुण विपरीत चिकित्सा करनी है। हमारा शीत गुण आने से हमारा वो लक्षण दिखाई दे रहा है, तो हमें उष्ण गुण हमें अपने शरीर के अंदर देने पड़ेंगे। तो उष्ण जितनी भी चीजें होती हैं उसको आप लोगे तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी ठीक रहेगी। और रही बात अगर कुछ मेडिसिन की मैं बात करूं, तो आप लिख लीजिए जितने भी ओल्ड एज वाले हैं, एक टेबलेट आती है रस राजेश्वर रस। ये नसों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आप देखोगे 5-6 दिन में ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। थोड़ा सा कॉस्टली है, लगभग 40 रुपीज की एक टेबलेट आती है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप 10 दिन भी ले लोगे इसको, तो आपकी जो नसों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और चूंकि आप सभी लोग योग साधक हैं, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम कम ही होती होगी। और टैबलेट अगर का होती नाम सर एक बार और बता देना। रस राजेश्वर रस, रस राजेश्वर रस। दूध पापेश्वर एक कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है ये हमारी इंडिया की। 1857 की है, अंग्रेजों के जमाने की। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो आप ले सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। तो ये मैंने कुछ बाकी तो मैं तो ये चाहूंगा इस दवा की भी जरूरत ना पड़े आप लोगों को। तो तेल की अगर आप मालिश करते रहोगे तो मैं 100% हूँ कि आपको इस तरीके का प्रॉब्लम डांस करते वक्त या चलते वक्त या किसी भी तरीके से नहीं होगी। बाकी सर तो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि आप डांस थैंक यू कर वेरी सकते मच। हैं। लेकिन आप नोनी के जूस का फायदा नहीं बताया आपने। मैंने बताया ना कि कोई भी जो जूस होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो जूस तो एक वरदान है। और मैं तो ये कहता हूँ जूस भी मत खाइए, कोई भी फल को पूरा जब आप खाते हो ना, तो वो ज्यादा इम्पेक्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसको एक बैलेंस फॉर्म में बनाया है। आप उसके फाइबर्स निकाल दे रहे हो, ठीक है, और उसके जूस को आप एक्सट्रैक्ट करके पी ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो संतुलन है उस फल का वो बिगड़ रहा है। और संतुलित अगर कोई चीज नहीं रहेगी अपने उसमें, बैलेंस नहीं रहेगी, तो कुछ ना कुछ नुकसान भी। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर जुकाम हो गया, क्यों, क्या क्या हुआ? जूस पी लिया था। तो जूस ना लेके अगर वो फल लेता तो जुकाम 100% नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि उसमें वात पित्त कफ तीनों बैलेंस फॉर्म में है। आप उसको ले रहे हो, तरल पदार्थ को ले रहे हो, तो कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपको। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग जूस पीने में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वो अपने इस मिथक को तोड़ें, वो पूरे फल को लें, जिससे कि पूरा का पूरा जो उसका आशय है वो आपको मिल पाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे नोन में जो है एक व्यक्ति, उनके आईज के नीचे यहाँ पर हमेशा एक दाना सा हो जाता है। मतलब वो ठीक है। कुछ दिन आता है और स्किन जैसे फूल जाती है हल्का सा, और वो एक ही पर्टिकुलर जगह पर होता है। हम्म। फिर वो अपने आप सही हो जाता है, फिर वो कुछ दिनों बाद फिर से दिखने लगता है। ऐसे करते करते वो पूरे साल भर रह जाता है, मतलब कि रहता ही है। मतलब कभी कभी एकदम सामने से नजर पड़ती है और वो बिल्कुल आइस के इधर यहाँ पर रहता है। तो उसका क्या कारण है, और या उसे दिखाना चाहिए जब वो होता है जिस टाइम पर? खुजली है उसको वहां पे? खुजली उजली सर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ना अपना पुदीना। जी। पुदीना जब उसको होता है तो उसको बोलिए पुदीने को पीस करके उसका लेप बना के वहां पे लगाए। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसे कहो कि कहीं ना कहीं उससे पूछ के देखिएगा, हरी सब्जियां, फल, ये सब खाने में कहीं ना कहीं उसकी कमी होगी। तो उसको बोल दीजिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये बढ़ा
बढ़ा दे अपनी डाइट में, रोटी कम कर दे। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग भूख का पैमाना जो है वो रोटी है, कितनी रोटी खाते हो? मैं कहता हूँ रोटी मत खाओ, इंसान के अलावा किसी को रोटी चावल खाते हुए देखा आपने? आप हरी सब्जियां खाइए, आप फल खाइए, आप बेहतर हो जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। ये जो सारी बीमारियां हैं, ये इसी वजह से कि हम रोटी, चावल, चीनी और ये सब खाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। गेहूँ के जो खाद्य पदार्थ हैं, आप देखिए मैदे का इंटेक कितना हो गया हमारे जीवन में। तो हम जब इस तरीके की चीज़ें खाते हैं तो डाइजेशन ठीक नहीं होता है और बॉडी को जो उत्तरोत्तर हमारी जो धातुएँ हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें कमियाँ आती हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। और स्किन की भी जितनी भी डिज़ीज़ है, वो पहले ही सेगमेंट में जो हम आहार हमारा सही से नहीं पचता है, तो रस सही नहीं बनता है, रस नहीं सही बनेगा तो रक्त सही नहीं बनेगा। इस लेवल में जो दिक्कतें होती हैं, उसी वजह से हमारी सारी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसको बोलिए कि आप फल ज़्यादा खाओ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ। अगर आपको भूख नहीं लगती है, तो थोड़ा-सा आप जो ये होता है ना आपका अदरक अदरक और काला नमक, इसका थोड़ा-सा डिकॉक्शन मिला के मतलब एक जिसे बोलते हैं ना स्टार्टर, वो बना करके आप वो लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका अग्नि का वर्धन होगा। उसको बोल देना 1 चुटकी काला नमक और आधा चम्मच अदरक का जूस, वो आधा कप गुनगुने पानी में मिला के पहले पी लें और उसके बाद जब उसको भूख लग जाए तभी खाना खाएँ। क्योंकि अग्नि के प्रॉब्लम की वजह से डाइजेशन ठीक नहीं होता है और ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको मेरा सजेशन यही बोलिएगा कि उसको पुदीने का जो चटनी बना के मतलब लेप बना करके उस पे लगाना है। दूसरा हरी सब्जियाँ, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ और ये अगर भूख सही नहीं लगती है तो अदरक का स्वारस निकाल करके लगभग आधा चम्मच और 1 चुटकी काला नमक, इसको मिला करके पी लें। उसके बाद जब भूख लगे तब खाना खाएँ। तो इतना करेंगे तो मेरे को लगता है डेफ़िनेटली उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर नहीं ठीक होती है तो किसी अच्छे वैद्य को एक बार दिखा करके उनसे बोल देना ट्रीटमेंट कराएँ। थैंक यू सो मच सर। रेखा जी आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। रेखा जी। रेखा जी आप सुन पा रही हैं? उनका प्रश्न मैंने सुन लिया है, उनका लिखा था उन्होंने कि ब्लैक सरसों अनूप जी ये हैं नेक्स्ट। हाँ, मेरा एक प्रश्न ये था, जी, सर। ये आप जो देख रहे हो मेरे ये माथे पे बीच में तिलक लगाने की जगह पे ये जी। काला-काला निश पड़ गया है, ये रोली-वोली लगाने से किसी से। अब ये कैसे ठीक हो? हल्की-हल्की की कभी-कभी खुजली भी पड़ती है। सर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी मेरे वरिष्ठ हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? जितने भी मार्केट में इस तरीके की रोली है ना, चाहे बिंदी हो, रोली हो, जी, ये सब पहले हम लोग क्या लगाते थे? हम लोग कुमकुम लगाते थे, ठीक है? और महिलाएँ कुमकुम लगाती थी और हम लोग चंदन घिस करके अपने हाँ, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, हम लोग साधन में इतने ज़्यादा वो हो गए हैं ना कि हम लोग थोड़ा-सा भी परिश्रम नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। सोचिए आप इतनी पूजा कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आप बहुत पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। आप थोड़ा-सा श्रम कीजिए और उसी भक्ति में राम नाम जपते हुए आप थोड़ा-सा चंदन को घिसिए और उस चंदन को घिसने के बाद जब वो आप लगाओगे, स्पर्श करोगे, चंदन की शीतलता मिलेगी। हम लगा क्यों रहे हैं? हम सभी लोग इस स्थान पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये आत्मा का स्थान है और इस आत्मा के स्थान पे हम लोग चाहते हैं कि हमारी आत्मा शांत, शीतल रहे, इसलिए लगाते हैं। तो चंदन को घिस करके आप लगाएँगे तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे पहली चीज़। अब हो गई है, तो क्या करें? ठीक है? इसमें आपको मैं एक आप लिख लीजिए, थोड़ा-सा हल्दी 1 चुटकी और चंदन जो मैं बता रहा हूँ आपको घिसा हुआ वो थोड़ा और 1-2 चुटकी बेसन और चिरौंजी होती है ना चिरौंजी, 2-3 चिरौंजी पीस करके, उसका लेप लगाइए आप और थोड़ा-सा पुदीना अभी मैंने बताया था ना पुदीना, पुदीना भी पीस करके 1-2 पत्ते पुदीने के पीस लोगे। इसका आप लेप बना करके इसमें लगाइए और फिर आप मुझे 1 महीने के बाद अगर कभी सेशन होगा, तब रेगुलर लगाते रहिएगा। ये मत चिंतन कीजिएगा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि सही होगा तो इसी से होगा। बाकी देखिए मॉडर्न में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप स्टेरॉइड लगाओगे तो आपको 2-3 दिन में ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बंद करोगे ना सर, तो और बढ़ा देगा ये। मेरे को लगता है आपने यूज़ भी किया होगा, कुछ क्रीम्स वगैरह यूज़ की होंगी, लेकिन वो है होता क्या है कि फौरी तौर पे तो ठीक करेगा, बट जैसे ही आप उसे बंद करोगे तो और बढ़ा देगा। मुझे लग रहा है ठीक आपने होने यूज़ ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कभी-कभी क्या है कि अपन तो नहीं लगाते, लेकिन कभी अपन कहीं बैठे होते हैं, फिर वगैरह कहीं वहाँ तो वो तिलक लग जाता है, वो ही नुकसान कर जाता है। नहीं आप अब हाथ ये जोड़ के लाल चंदन मैंने चंदन घिस के ही लगाया,
मैं आपको बताता हूँ तरीका सर। उनको हाथ जोड़िए और उनको बोलिए मेरा आत्मा रूपी तिलक लग चुका है। मैं आत्म स्वाभिमानी स्टेज में हूँ, देही अभिमानी स्टेज में नहीं हूँ। मैंने आत्मा रूपी टीका का गजरा लगा दिया है। यही कहना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, ओके। रेखा जी आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए, आपका माइक भी ऑन है। हाँ हाँ डॉक्टर, अभी ना सभी को घर में बहुत दिन हो गए खांसी हो गई है, और ये एलोपैथिक दवा लाई है मगर कुछ कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या ले सकते? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है ना उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अभी मैंने 2-3 चीजें बताई थी, आप वो ले सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा एलोपैथी ट्रीटमेंट आप लोगों ने बहुत किया है। कोशिश कीजिए शुरुआती दौर में आप एलोपैथी में जाइए सेकेंडरी। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, अगर आप लोग देखिए इतने अच्छे योग साधक हो, और योग कहाँ से निकला? योग आयुर्वेद से निकला है। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप लोग प्राइमरी स्टेज पे आयुर्वेदिक चिकित्सक जो वैद्य गण है हमारे, उनके पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए। अगर वहां से आपको रिलीफ, मैं 100% कह रहा हूँ रिलीफ हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि मेरे पास 6-6 महीने 1-1 साल के बाद खांसी जिनकी ठीक नहीं होती है वो लोग आते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, आप लोगों ने 1 साल दे दिया एलोपैथ को, कभी ये नहीं सोचा कि हम आयुर्वेद में चले जाएं या यूनानी में चले जाएं, जो हमारी पारंपरिक हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें आप चले जाएं। तो वो आप सोचते नहीं हो। मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप लोग, बुखार भी इवन होता है ना आपको, डोंट गो फॉर एलोपैथी। आप लोग आयुर्वेद में जाइए, और कम से कम थोड़ा सा आप संयम रखते हुए ट्रीटमेंट कीजिए। आप देखोगे एक तो दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाओगे आप, और क्योंकि आप एलोपैथ और आयुर्वेद में सबसे बड़ा डिफरेंस पता क्या है? वहां पे साइड इफेक्ट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, साइड बेनिफिट है। अगर मैंने आपको सीतोप्लादी चूर्ण भी लिखा ना मैम, तो वो सीतोप्लादी चूर्ण खाली आपके खांसी को नहीं ठीक करेगा, आपकी जितनी जितनी जगह पे कफ जमा है शरीर के अंदर, इवन हार्ट तक में अगर कफ जमा है, कफ किस रूप में होगा? वहां पे कोलेस्ट्रॉल के रूप में होगा कफ, तो उसको भी ठीक करता है। तो आयुर्वेद में साइड बेनिफिट होते हैं, ना कि साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ, मैं भी काफी हो गया आपको, किसी भी एक अच्छे वैद्य को आप आसपास जो हो उसको आप दिखाइए। बाकी आप पिपली 64 पिपली बताया था वो आप ले सकते हो, 250 मिलीग्राम में सुबह दोपहर शाम शहद के संग मिला के, और वासारिष्ट और कनकासा मिला के 20-20 ml दोनों में से आधा कप गुनगुने पानी में। ठीक है मैम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जरूर किसी अच्छे वैद्य को आज ही दिखा अच्छा, लीजिए आप। हाँ हाँ सही सही। और डॉक्टर जो नीम के थैंक यू पत्ते सर, लेने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक्चुअली में बहुत नीम के जल्दी पत्ते लेना चलता है, जा एक ही रहा है। क्वेश्चन। हाँ, एक नीम के नीम के सब पत्ते। नीम की पत्ती के बारे में बता चुके हैं सर। एक्चुअली में ये तो इनकी वो है, सर को मैं जब भी फोन करता हूँ तो अच्छा 1 मिनट का भी समय नहीं होता है सर के पास। तो अभी तक धारा प्रवाह सही होते सही। जा रहे हैं और काफी कुछ जानकारियां हम लोगों को मिल चुकी हैं। एक संक्षिप्त में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, और उसके बाद हम क्लास का समापन भी करेंगे। कि हम लोग हाँ योगा तो करते हैं, योगा करते हैं हम लोग, फिजिकल एक्सरसाइज, क्या इतना जबरदस्त पॉल्यूशन हो रहा है? वैसे दिल्ली यदि आप इस टाइम पर देखते तो परसों में 6 बजे के टाइम पर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टनल से जा रहा हूँ। गाड़ी जो हाईवे था वो ऐसा लग रहा था पूरा टनल की तरह, पूरा हम्म चैम्बर। तो क्या हमें इस टाइम पर, हम वैसे कमरों के अंदर तो कर रहे हैं योगा और ये चीजें, तो क्या हमें तेजी से योगाभ्यास और प्राणायाम करने चाहिए या धीरे धीरे करने चाहिए? कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए? एज ए आयुर्वेदाचार्य आप हमें क्या सजेशन देंगे? देखिए सर, मैंने आपको बताया, आपने जो व्याख्यान मेरा जब सुना होगा, तो सबसे पहले पायदान पे मैंने जो चीज बताई आपको, बताया नस से। हर किसी को नस से करना है। आप लीजिए, आप चाहे मंद गति में कीजिए, चाहे मध्य गति में कीजिए, चाहे तीव्र गति में कीजिए, अगर आपने नस से कर रखा है तो जो भी आप एयर आपके नाक में जाएगा, तो वहां पे आपके जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो वहीं पे अधर हो जाने वाले हैं, अंदर जाएंगे ही नहीं, है ना? तो वो जब वायरस को रोक सकता है, तो ये तो बड़े बड़े कणों को तो ऐसे ही रोक लेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा, हम लोगों ने नस्या करवाया, क्यों करवाया? क्योंकि वो वायरस को रोकने में भी उसमें क्षमता है कि वो वायरस को भी रोक सकता है। तो वायरस तो बहुत ही सूक्ष्म हो गया ना, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखेगा, नॉर्मल चर्म चक्षु से। ये बाकी डस्ट पार्टिकल को तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई इतनी धुंध है, तो उसको तो आराम से रोक लेगा। तो आप निश्चिंत होकर योग प्राणायाम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ घरों में कीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर कोई कर रहा है
तो वो दैट विल बी वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है, उसके पीछे का कारण है। आप ये मत सोचिए कि खाली आपके नाक से, जो आपके स्किन है, जितना भी एक्सपोज एरिया है, सब जगह से पॉल्यूशन आपके अंदर एंटर कर सकता है। जितने आपके रोम छिद्र है, यहाँ से भी एंटर कर सकता है। तो इसलिए मैंने बताया कि हमें स्नान की भी क्या, ये जो एक एक पॉइंट थे ना, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने नस से बताया आपको, फिर कंडूश और कवल बताया, प्राणायाम तो आप लोग नित्य करते ही हो, फिर स्वेदन बताया मैंने कि स्टीम आपको लेना है, स्टीम डेली लेना है आप लोगों को, स्नान करना है नीम के पत्ते से और तुलसी के पत्तों से, काढ़ा पीना है, त्रिफला लेना है और हर्बल टी लेनी है। तो ये सारी चीजें आपको लेते रहोगे तो मैं डेफिनेट सी बात बोल रहा हूँ, जितने भी लोग ये व्याख्यान सुन रहे हैं और वो ये करेंगे, तो ये से जो भी 3-4 महीने का ये पॉल्यूशन का सिनेरियो है एनसीआर का, तो उससे आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, विल पावर को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान है। तो जब हम उस सर्वशक्तिमान पिता की संतान है, तो हम सब क्या हुए? मास्टर सर्वशक्तिमान बोलते हैं ना, जैसे मेरा बेटा तो मास्टर विश्वास, ठीक है ना? तो इसी तरीके से अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए अंदर से। शारीरिक रूप से तो आप वीक हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, बट मानसिक स्तर पे आप अगर स्ट्रांग हो तो आप उससे इजीली कोप अप हो जाओगे। थैंक यू। सर, 2 क्वेश्चन हैंड रेज काफी देर से हैं, तो प्लीज हाँ, ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। महेंद्र सिंह जी, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चंस कीजिएगा। महेंद्र सिंह जी, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम जी डॉक्टर साहब, ओम जी दीदी। ओम शांति, ओम शांति। सर, मेरे लेफ्ट पैर में यहाँ चोट लगी थी, यहाँ ऐसे ऐसे घूम गया था, तो ठीक है। अब इसमें यहाँ काफी यहाँ दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया है, एमआरआई करवाई थी, उन्होंने बताया कि इसमें ना गठियाबात शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है। 1%। तो मेरे ज्यादा नहीं है, बोले शुरुआत हुआ है। और जरा सी जो हड्डी छिल जाती है ना, जैसे कोई चीज छिल जाती है, वो छिली जी, हुई जी। सी आई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे मेन चीज ये है कि जितने भी वात व्याधि है, आपकी एज भी जो है वो वात जब बढ़ता है तो वो वृद्धावस्था में वात बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अभी मैंने जो बताया, तेल परम औषधि है। अगर आपके यहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं दिखाई दे रही है मुझे अब, तो नहीं, एक तेल में, स्वेलिंग नहीं है। हाँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तेल का नाम नोट कर लीजिए, लिखिए, मुरीवेन्ना तेल आता है, एक मुरीवेन्ना तेल, मुरीवेन्ना तेल और पिंड तेल, ये दोनों तेल मिक्स करके एक आपको कपड़ा लेना है और उस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा, और उस कपड़े को डुबो के इस पर्टिकुलर एरिया पे रख के ऊपर से अंडउआ का पत्ता, एरंड का जो पत्ता होता है, उसको आप डाल करके बांध करके रात भर बांधे रखिए। आप देखेंगे 10 दिन में ही आपका पेन खत्म हो जाएगा, कोई भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, खाली इतना ही एक कीजिए बस। एक बार सर दोबारा बोलना तेल का नाम। पिंड तेल। हाँ, मैं आपको इनबॉक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप उससे ही नोट कर लीजिएगा, पिंड तेल और दूसरा मुरी वेन्ना तेल। मोरिंगा तेल, हाँ सर। ठीक है, मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया, देख लीजिए। ठीक, ठीक है सर। ठीक है, ओके। एक रात से भर मेरे एडियो भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। सब जितने एरिया में दर्द होता है उतने एरिया में लपेट करके कपड़े से तेल को डुबो करके ऊपर से एरंड का पत्ता बांध लीजिएगा और हाँ पूरा सर, रात भर बांध रखिएगा, ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। सुनीता जी, आप क्वेश्चन ले सकती हैं। क्वेश्चन भी धीरे धीरे, काफी देर से क्वेश्चन का सेशन चल रहा है और हैंड रेज अब हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, समय की बाध्यता होती है, ये मैं समझ सकती हूँ। सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जी ये मैम। है कि लेफ्ट पैर है, उसकी छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है वह सुन्न हो जाती है, कब से हो भारी रही है? भारीपन महसूस होता है। ये 15-20 दिन हो गए हैं, तो बड़ा अजीब सा मतलब महसूस हो रहा है उसमें। शुगर तो नहीं है आपको? हाँ जी। डायबिटिक तो नहीं है आप, डायबिटिक? नहीं, डायबिटिक नहीं हूँ। ठीक है मैम, एक काढ़ा लिख दे रहा हूँ आपको, ये आप पीजिए, आरगवदानी कषाय का 20 ml, 20 ml आपको लेना है जी पानी में, खाना खाने से पहले, ठीक जी है? जी जी। जो आपने ये अभी नसों की दवाई बताई थी, क्या वो ले सकती हूँ? नहीं, वो आपको काम नहीं करेगा। अच्छा बस ये अच्छा, काढ़ा ठीक। है,
लेकिन ये कम से कम 3 महीने रेगुलर लेना है, क्योंकि ये आपको, ये ना एक जो हमारा सुन्नपन जो आता है वो नसों की दिक्कत ये भी है, लेकिन जो इससे पहले जो तेल बताया था वो दर्द वर्द के लिए है, ये इस चीज के लिए नहीं है, अच्छा जो इंजरी हो जाती है जी पैर वैर मुड़ जाता है उसके लिए। आप खाली ये जी काढ़ा पीजिए, और जो आप उंगलियों वाली जो एक्सरसाइज कराते हैं ना सूक्ष्म क्रियाओं में, जी जी, वो मैं करती हूँ, हाँ वो भी करती हूँ। और उसको दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जब हम मैंने ये योगा करते थे ना, तो घुटनों के बल हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ घुटने में ना कुछ थोड़ा सा कुछ हुआ, तो उसको मैंने थोड़ा किया, रब किया, लेकिन अब वो क्या है, रब का उसमें ईचिंग इतनी होती है कि वो मतलब किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ कर चुकी हैं, आप खाली पुदीने के पत्ते का चटनी बना के उसमें मतलब लेप लगाइए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है। ये बिल पावर के लिए अगर अनुमति दे तो मैं लाइन आपको सुना सकता अनूप सर प्लीज, अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं और समय की बहुत बाध्यता है, माफी चाहूंगी आपसे। सपना गोयल जी, सपना गोयल जी, आप अपना क्वेश्चन ले सकती हैं प्लीज। एक्चुअली आज संडे होता हाँ है, जी सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम डॉक्टर, मेरे चलते को हैं। एक क्वेश्चन करना था कि मेरे ना दोनों पैर के पंजे जो है वो सुन्न रह रहे हैं, 1 महीना हो गया इस बात को। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैम देखिए, इसकी एक ही दवाई है जो मैंने मैम को बताई है, दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक कर पाए, सिर्फ यही एक काढ़ा है जो कि होप है। और एक साथ में और काढ़ा मैं आपको मैसेज कर दे रहा हूँ इनबॉक्स में, वैरी आदि कषाय, तो ये दोनों काढ़े मिला के आपको लेने हैं। और डायबिटीज को तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। ठीक है। एक डायबिटीज के ऊपर एक ना दीप जी मेरा एक वो है, मैं भेज देता हूँ, वो जितने भी डायबिटिक पेशेंट है ना आप उनको भेज दीजिएगा, वो लोग सुन लेंगे तो बेटर हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, ये व्याख्यान जो रहेगा वो सुन ले। ठीक है। बाकी मैम ये 2 काढ़े हैं, एक जो अभी मैम को मैंने लिख के भेजा है देखिए इनबॉक्स में, इसके साथ वैरी आदि कषाय, वैरी आदि कषाय, ये दोनों कषाय आपको क्या करने हैं काढ़े, 20-20 ml यानी कि 4 ढक्कन आपको लेने हैं, आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने से पहले। इसको आप निरंतर सेवन कीजिए, आप देखेंगी आपको 1-1.5-2 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती चले जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम। कोशिश कीजिए कि जब आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो आपका वीडियो ऑन हो। हमारे साथ कम से कम 40 साधक जुड़े हुए थे, 40 में से मैंने देखा कि 10 साधकों के ओनली वीडियो ऑन थे। एक पूजा जी थी, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ था। पूजा जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मुझे ये पूछना था, जैसे सर्दियों में जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को दोहराइए। मेरी मदर की मतलब जब से उनकी पहली डॉटर हुई, जैसे पहला बच्चा हुआ, तो उनके बाद उनके हर साल पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो अभी भी जैसे वो 8 इयर्स की हो गई है तो स्वेलिंग आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा मैम देखिए, ये जो इस तरीके की जो स्वेलिंग आती है ना, उसका मेन कारण क्या होता है कि जो हमारे पैर घुटने का ग्रीस होता है ना, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो कम हो जाता है, और जो हड्डी आपस में ना ऊपर नीचे वाली टकराने लगती है एक दूसरे से, वो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। और दूसरा इफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, तो इसमें लेप करते हैं हम लोग, उस लेप को आप लिख लीजिए। वो लेप आप करेंगे तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में ये सारी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। उसमें कोट थोड़े से हम लोग के एक्चुअली आयुर्वेदिक जो टर्म्स होते हैं ना वो थोड़े से टफ होते हैं। इसमें एक चूर्ण है कोट्टम चुक्कादि चूर्ण, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चुक्कादि चूर्ण, आप लोग इनवॉइस देख लीजिएगा। इसमें साथ में कोल कुलत्थादि चूर्ण मिलाएंगे, ये 2 तरीके के चूर्ण, कोल कुलत्थादि। इसमें थोड़ा सा विनेगर मिलाएंगे, विनेगर, और सेंधा नमक मिलाएंगे, सेंधा। और ये हमारा चिपके ना, इसके लिए एक तेल है महानारायण तेल, 1 चम्मच महानारायण तेल मिलाएंगे। ठीक है मैम। अब इसको क्या बना लेंगे, एक हलवा टाइप का बना लेंगे, हलवा टाइप का, है ना। और इसका लेप करके पूरे दोनों घुटनों में ऊपर से एरंड का पत्र रख के लपेट दीजिएगा।
आप देखेंगे 5-7 दिन में इनकी स्वेलिंग धीरे-धीरे कम हो जाएगी। और इसके बाद जब ये स्वेलिंग कम हो जाए, तो ये जो तेल मैंने मैम को लिखा था ना, पिंड तेल, और देख लीजिएगा इनबॉक्स में जाके, पिंड तेल और दूसरा तेल था मुरिवेन्ना तेल। इसका एक कोई फाया ले लीजिएगा और घुटने के बराबर उसको डुबो करके फिर ये कीजिएगा। क्योंकि देखिए ओल्ड एज में बहुत ज्यादा हम ये अपेक्षा ना करें कि पहले जैसा घुटना हो जाएगा। हमारा घुटना इतना हो जाए कि हम दिन भर का जो डेली का रूटीन है वो काम कर लें, तो वो बेटर रहेगा, है ना। डॉक्टर साहब पैरों में स्वेलिंग होती है, पैरों में? अच्छा, घुटने में नहीं, पैरों में, खाली नीचे ही रहती है पैरों में। हाँ, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, तो उंगलियां मोटी मोटी हो जाती है, रेड हो जाती है बिल्कुल, उसमें पेन मैं भी थोड़ा सा होता है। इसमें ना पहले देखना पड़ेगा हमें। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। खून की कमी की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आती है, किडनी में प्रॉब्लम आने की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आती है, ठीक है, और कार्डियक प्रॉब्लम आने की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आती है। सॉरी, मैं आपका मिसगाइड हो गया क्वेश्चन। एक्चुअली वो मेरा बेटा वो उसमें आ गया था सीढ़ियों पे, तो मैं देखने कोई चला बात गया था। कोई बात तो नहीं डॉक्टर। उनको मैं ना, सर्दियों में, हर सर्दियों में ही होती है स्वेलिंग, जैसे 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 ठंड बढ़ेगी ना वैसे होती है, और ठंड जैसे कम होती है वैसे ठीक हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। घुटनों की प्रॉब्लम भी काफी लोगों को है, तो ये आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं उपना। तो जानू उपना करते हैं, इससे स्वेलिंग कम हो जाती है घुटनों की। मैम आप एक काम कीजिए, ये ठंड वाली जो स्वेलिंग आती है ना, वो आती है कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। सबसे पहले आप एक काम करो, एज भी ज्यादा है, इनका एक बार बीपी चेक करवा लो, और एक बार इनका किडनी का टेस्ट करवा लो, और एक बार लिपिड प्रोफाइल करवाओ। उसके बाद आप दीप सर से मेरा नंबर भले ही ले लेना, और एक ये रिपोर्ट्स करके फिर मुझे बताइए। फिर मैं पहले एक बार रूल आउट कर लूं कि कारण क्या है, कि क्यों इनके स्वेलिंग हो रही है। क्योंकि ठंड में स्वेलिंग के अधिकतर कारण जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ना खून का जो सप्लाई है नीचे से ऊपर की तरफ वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हार्ट ने पंप करके ब्लड भेज दिया पूरे शरीर में। अब पूरे शरीर से ब्लड को लौटना पड़ता है हार्ट की तरफ। तो वो होता है एक पैसिव, एक वो होता है वेलोसिटी। तो वो कम होने की वजह से और खून भी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है ठंडों में स्पेशली। तो एक बार आप लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट ये करके, और सीबीसी ये करके एक बार मुझे भेज दीजिएगा, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब की दवाई कितनी कारगर होती है वो तो जबरदस्त। एक बार एक घटना मेरे साथ भी हुई थी। मेरे बेटे के कान पर एक बॉक्सर इंजरी हो गई थी, जो कान में छोटा छोटा एक दाना सा हुआ, पहले 2 दाने हुए, फिर एक बड़ा सा दाना हुआ, फिर होते होते वो एक पूरे बड़े रूप में आ गया। तो 1 महीने तक मैं इतना परेशान रहा। डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि इसको जो है सर्जरी करना पड़ेगा, 50-60 हजार रुपए का खर्चा उसमें बताया। मैंने डॉक्टर साहब से लास्ट में बात करी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, क्या करूं। इन्होंने कहा सब कुछ कर लिया आपने, मैं आपको एक ट्यूब देता हूँ, आप उसको लगाइए, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा तो आप मुझे बताइएगा। तो वास्तव में मैंने वो ट्यूब लगाया, और दूसरे दिन से वो एकदम से छोटा करते करते 15 दिन में वो खत्म हो गया। आज की डेट में पता भी नहीं है उस जगह पर वो था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आदरणीय प्रेम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं सिंगापुर से। सर यदि आप कुछ कहना चाहें 2 शब्द, क्योंकि हमारे पास टाइम हाँ जी, मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। मैं तो विश्वास जी का चेहरा देख करके वैसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। स्माइलिंग फेस। इनसे पिछली बार भी बात की थी, बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं। और मैं तो वही बात सब लोगों से रिपीट करना चाहता हूँ जो इन्होंने कही है, कि भाई पहले आप नेचुरोपैथी में जाओ, फिर आयुर्वेदा में जाओ, फिर उसके बाद एलोपैथी के चक्कर में पड़ो। हम पूछ लो, ये बेचारे कंसल्टेशन भी करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, और बहुत रीजनेबल पैसों में ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। आपकी जब भी कोई व्याधि हो, इनके साथ इनके कंसल्टेशन का, जैसे आप अपना जो फैमिली फिजिशियन एलोपैथिक वाला रखते हो ना, वैसे आप विश्वास जी को अपना फैमिली फिजिशियन मानो। मेरी तो आप सब लोगों से ये प्रार्थना है, मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप बीमारियों से मुक्त रहोगे। सही है सर। मैं भी वास्तव में मैं भी सर को बीच बीच में तंग करता रहता हूँ मैं तो। हाँ, बस एक बार इनसे 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 आप ना ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मैं तो विश्वास जी, आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम बना लो आप अपने। नहीं 20-50 सर, लोगों को तो मैं आपके साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे जोड़ दूंगा। आज के लेक्चर के लिए भी दिवाली के चक्कर में मुझे अधिकतर डॉक्टर सारे व्यस्त मिले। मैंने सर को एक बार बोला और सर ने ओके कर दिया। तो तो इसीलिए आज और अगले संडे के लिए मुझे जो है कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो सर का तो डॉक्टर मेरी आप सब लोगों से सीरियसली प्रार्थना है कि जब आपकी छोटी मोटी व्याधि हो,
मतलब सबसे पहले हम वो केरोसिन खा लेंगे, फिर वो खा लेंगे, ब्रूफीन खा लेंगे, वो सब कर लेंगे, वो बहुत नुकसान करते हैं सर लीवर में। आप अच्छा, सबसे मिलवाता हूँ। ये मेरा बेटा है, आज मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। अरे वाह वाह वाह। हेलो बोलो तो। हेलो 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 हेलो। बोलो हेलो। सर बहुत कितने अच्छा साल का लगा। है विश्वास जी? ये 1 साल 4 महीने का है और बिटिया अभी 6 साल की है। अच्छा, वाह, अच्छा, वेरी वेरी गुड। गुड। हमारे फोटो, हमारे पोतों के बराबर ही है। हमारा हाँ, पोता भी 6 साल का है, एक 2 साल का है। एक फोटो ले लीजिएगा ज्योति जी। उधर देखो उधर देखो उधर देखो उधर उधर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी एनी टाइम आप लोग सर मेरा नंबर शेयर कर दीजिए और जरूर। कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो उस समय हो हाँ, सकता है मैं आपको नंबर सूचना दे पंजी पाऊँ। आप शेयर कर दो ग्रुप के अंदर ही, ताकि सब लोग देख लें। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले मैसेज कर लें। हाँ, जब मैसेज करके कॉल करें WhatsApp हमेशा, क्योंकि किसी चीज के अंदर बिजी हो, पहले एक बार मैसेज कर दें और फिर उनसे बिल्कुल टाइम लेकर के कॉल करें उनको, मतलब। ठीक ठीक। है तो थैंक क्लास यू सो मच। ओपन करने से तालियां पहले बजा स्वागत तो कर ले अपन। मैं शांति पाठ कर लेते हैं। ताली बजा के स्वागत। हाँ, ताली बजा लीजिए, चलो ठीक है। थैंक यू तालियां बजा के करें। धन्यवाद आप सभी का, मुझे अवसर देने का। कमर गर्दन सीधी करें, गहरा लंबा सांस भरें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का अनुभव करें, अपने को आत्मिक स्थिति में रख के परमात्मा से हर वक्त अपना कनेक्शन जोड़ के रखें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। आजकल साधकों की संख्या कम होती जा रही है, पता नहीं क्या रीजन है, या तो सब छुट्टी पे चले गए हैं।